नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये दो फॉर्मूलों पे पूरा चैप्टर घूमता रहता है और वो दो फॉर्मूले ही ज्यादातर हर क्वेश्चंस में लगते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो एग्जाम में पक्के में से एक ना एक क्वेश्चन तो श्योर आता ही है, एक दो MCQ भी आते हैं। तो आप बस भी दो फॉर्मूलों की हेल्प से आप पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ने। आपने इससे पहले पढ़ा होगा जो सर्कल चैप्टर, ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आपको सर्कल नाम से चैप्टर है, इससे पहले उसका लेक्चर देखना चाहिए, उसके बाद हम इस पर। तो उसमें मैंने सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताए थे, तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ मैंने उसमें बताया था, आपको याद होगा बेसिक टर्म्स जब शुरुआत में ही बताया था, तब बताया था कुछ और भी टर्म्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तो अब हम आगे उन्हें देखते हैं। तो एक टर्म है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है किसी सर्कल में, तो इसे अच्छे से समझें कि कोई भी सर्कल है, जैसे कोई भी एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, उसकी बेसिक जो कुछ टर्म्स हैं, सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब जैसे ये सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के बीच एक रेडियस हो गई, तो हम जानते हैं OA, ये OA एक रेडियस है। अब इसी सर्कल की हम एक और रेडियस खींचते, कोई भी जो आपका मन करे, तो हमने एक और रेडियस खींच दी, इसका नाम हो गया OB। तो OA और OB ये दो रेडियस के बीच में जो सर्कल का एरिया बन गया, इसी को कहते हैं सेगमेंट, इसी को कहते हैं सेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? सेक्टर। बात समझ आ रही है ना? सर्कल की किन्हीं भी दो रेडियस और ये जो इतने उसका जो सर्कमफेरेंस यानी ये आर्क का जो पार्ट है, इनके बीच बनने वाला ये जो एरिया है, इसे कहते हैं सेक्टर। आपने देखा होगा ना, नॉर्मली जो बच्चे पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे पार्ट करते हैं ना, ऐसे स्लाइस जो उसके रहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह है, उसे कहते हैं सेक्टर। इसी से रिलेटेड एक और टर्म अभी आगे अगला आएगा, तो उन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखें। सेक्टर मतलब क्या? किसी भी सर्कल की दो रेडियस और ये जो आर्क उसके बीच बनने वाला पार्ट। फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों रेडियस के बीच में यही अकेला पार्ट थोड़ी बन रहा है, दोनों रेडियस के बीच में तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा बड़ा वाला पार्ट, ये भी तो दोनों रेडियस के बीच में है, ये भी तो सेक्टर है, तो बिल्कुल ये भी सेक्टर है। तो हम क्या कहेंगे, ये OAB जो है ना, ये सेक्टर है, और ये OAB ये बड़ा भी सेक्टर है। तो छोटे वाले को कहते हैं माइनर सेक्टर, आपको उस फिगर में भी दिख रहा होगा माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेक्टर। तो ये देखो फिगर में जो OAB दिख रहा है ना, तो ये है माइनर सेक्टर, ये छोटा वाला, और ये OAB इधर से देखा जाए तो ये मेजर सेक्टर है। देखो बीच में दिखाने के लिए एक P पॉइंट इसमें दिखाया है, उसमें फिगर में दिख रहा हो, तो अगर OAPB कहा जाए तो माइनर सेक्टर है, इधर एक Q पॉइंट मान लेते हैं, तो OA और QB कहा जाए तो मेजर सेक्टर है। मेजर और माइनर सेक्टर क्लियर हो गए ना? सेक्टर क्या होता है पहले ये क्लियर एकदम दिमाग में हो जाए, दोनों रेडियस और ये बीच में आर्क के बीच बढ़ने वाला एरिया सेक्टर होता है, उसमें भी एक छोटा होता है, एक मेजर एक माइनर। अब देखो एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे ये सर्कल है, और एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि दोनों रेडियस बिल्कुल ऐसी हो जाए, एक रेडियस ये हो गई OA और एक रेडियस ये हो जाए OB। तो हम भी जानते हैं कि A और B स्ट्रेट लाइन है, तो जो AOB स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? डायमीटर है। तो इनके बीच बनने वाला ये जो एरिया है नीचे का, ये भी तो सेक्टर है, बिल्कुल ये भी सेक्टर है। और ऊपर वाला बनने वाला ये भी तो सेक्टर है, ऊपर जो बन रहा है, जो OAB के ऊपरी तरफ ये हिस्सा बन रहा है, ये भी तो सेक्टर है, तो ये भी बिल्कुल सेक्टर है। अब ये बताओ इनमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा है? दोनों सेम हैं। तो जब दोनों ही सेम है तो मेजर और माइनर वर्ड हम कह ही नहीं सकते, फिर क्या कहेंगे? फिर हम इसे कहते हैं सेमी सर्कल है। ये तो हम जानते ही ये सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल की सिचुएशन होती है। तो इसको डिसाइड कौन कर रहा है? मतलब मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, या मेजर माइनर कुछ भी ना हो, ये भी सेमी सर्कल और नीचे भी सी, इसको डिसाइड कौन कर रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे दोनों रेडियस के बीच में बनने वाले एंगल पे बड़ा बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इसे जैसे अपन थीटा मान लें, थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। तो ये थीटा देखो जितना छोटा होगा सेक्टर उतना माइनर होता जाएगा, और ये थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, बढ़ते 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 ऐसे हो गया 180 एकदम, तो ये सेक्टर देखो सेमी सर्कल में बदल जाएगा। और 180 से भी ज्यादा हो गया मतलब
ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जो स्ट्रेट एंगल हुआ, स्ट्रेट से भी ज्यादा जो रिफ्लेक्स एंगल की तरफ बढ़ा तो मेजर सेक्टर बन जाएगा। देखो ये हमें दिख रहा है एक्यूट एंगल है, और इस तरफ जो बन रहा है इतना बड़ा ये एंगल, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल बनाता है मेजर सेक्टर। एंगल से बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई सा भी आप सर्कल सोच लो, ये लिखा है भैया, ये दिख रहा है एक सर्कल, ये एक सर्कल है, इधर देख लो। अब ये सर्कल जो है ना, इस सर्कल के जैसे ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, तो ये हमें दिख रहा है। वैसे लाइन से पता चल जाता है ना, सबको लाइन से पता ही चलना चाहिए, भले ही डिग्री ना लिखी हो, 2 लाइन खींची हो तो उनसे पता चल जाता है कि एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट है? क्योंकि 90 से कम है, ये एक्यूट एंगल है। जैसे ही ऐसा होगा तो ये 90 हो जाएगा, और ये ऐसे होने लगेंगे तो ऑब्ट्यूज हो जाता है। बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन हो तो 180 यानी स्ट्रेट एंगल होता है, और जब लाइन ऐसी जाने लगे तो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये पता होगा सबको। तो ये देखो, अब इस तरफ का जो एंगल है वो रिफ्लेक्स है। इसमें भी देखो जो फिगर बनाओ, ये एक्यूट एंगल है और ये इस तरफ का पूरा रिफ्लेक्स है, यानी 180 से भी ज्यादा, तो ये रिफ्लेक्स वाला होता है वो मेजर सेक्टर। एकदम क्लियर है। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, जो एक्यूट एंगल में बनते हैं वो माइनर सेक्टर, जो स्ट्रेट एंगल से बनते हैं वो सेमी सर्कल, और जो ऑब्ट्यूज एंगल में बनते हैं वो मेजर सेक्टर। तो ये सेक्टर की कहानी हो गई। अगली चीज है सेगमेंट। मैंने कहा था ना सेक्टर से रिलेटेड वर्ड आएगा तो उसी से एस फॉर, ये अगला सेगमेंट है। अब दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो पहले सेगमेंट समझ लें होता क्या है। ये हमें पता है, कॉर्ड हम जानते हैं, सर्कल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड होती है। तो किसी भी सर्कल में, तो ये हो गया कोई भी एक सर्कल, इसमें कोई एक कॉर्ड खींच दी जाए, ये ए भी एक कॉर्ड हो गई, तो ये कॉर्ड भी तो भैया ऐसे में सर्कल को बांट दिया ना इसने भी 2 हिस्सों में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो इस कॉर्ड ने जो सर्कल के जो टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को कहते हैं सेगमेंट। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल उसमें बताया था, पिज्जा जो लोग खाते, पिज्जा स्लाइस, और देखा होगा घर पे जो केक काटते तो ऐसे ही में काटते ना, जनरली कुछ लोग ऐसे में भी काटते हैं। बर्फी काटते घर में, बर्फी तो बनती होगी, बर्फी काटते देखो ऐसे ऐसे में काटते ना, तो जो मतलब जो कॉर्ड से ऐसे में कटता है वो बनता है सेगमेंट। तो इस तरफ जो बना ये क्या है? ये सेगमेंट। तो ये भी तो सेगमेंट है। और फिर वही छोटे बड़े की कहानी हो गई। छोटे बड़े की मतलब छोटा वाला माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्लियर है ना? कोई भी सर्कल हो, कैसे में भी एक कॉर्ड खींच दी जाए, ये कॉर्ड खींच दी, तो इस कॉर्ड ने एक जो ये हिस्सा इस तरफ बांट दिया और ये हिस्सा एक तरफ बांट दिया, तो ये जो बट गए, ये जो बन गए, ये क्या बन गए? ये सेगमेंट बन गए। तो सेगमेंट एकदम क्लियर है ना? अब देखो फिर वही बात हो गई अभी जो उसमें हमने करी थी। क्या बात हो गई कि अगर ये जो बीच वाली कॉर्ड है, अगर ये डायमीटर हो गई तो दोनों हिस्से बिल्कुल इक्वल बटेंगे ना। तो ये भी देखो इक्वल होगा, ना कोई मेजर है ना कोई माइनर है, तो ये भी सेमी सर्कल होगा और ये भी सेमी सर्कल होगा। तो इस केस में ये भी सेमी सर्कल होगा और ये भी सेमी सर्कल होगा। तो ये कब होता है? जब वो बांटने वाला डायमीटर आ जाए, तब ये कहानी होती है। सेगमेंट एकदम क्लियर है ना? तो अब सेक्टर और सेगमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कभी कोई पूछे कि क्या होता है सेक्टर और क्या होता है सेगमेंट, तो कोई भी सर्कल हो, जब 2 रेडियस के बीच वाले ऐसे टाइप के एरिया की बात चल रही हो तो वो होता है सेक्टर। और कोई भी सर्कल हो और जब कोई भी एक कॉर्ड खींच दी जाए तो तब जो 2 हिस्से बनते हैं छोटे बड़े, इन्हें कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर बिल्कुल अब दिमाग में बिठा लो, कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो तुम इसमें भूलोगे नहीं। अब हम इनके एरिया की बात करने वाले हैं। एक चीज और है, लेंथ ऑफ आर्क की बात और कर लें। आर्क सब जानते होंगे। आर्क क्या होता है? आर्क होता है जैसे आप छोटे में सर्कल बनाते थे ना कंपास से, तो कंपास से जो सर्कल बनाते हैं तो ये नुकीला हिस्सा कंपास का ऐसे रख के ऐसे पूरा एक बना देते हैं गोल। लेकिन गोल पूरा ना बना के थोड़ा इतना ही छोड़ दिया, ये आर्क है। इसका मतलब सर्कमफेरेंस हमने पूरी नहीं बनाई, छोड़ दी। तो ये क्या है? सर्कमफेरेंस का ही तो एक पार्ट है। अगर पूरा बना देते तो गोल बन जाता। तो सर्कमफेरेंस का, सर्कल की सर्कमफेरेंस का जो टुकड़ा होता है, जो पार्ट होता है, उसी को आर्क कहते हैं। सर्कल की सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो, मतलब पूरे सर्कल को अपन बनाने वाले थे, थोड़ी सी इतना सा बना दिया तो ये भी आर्क है। और पूरा सर्कल बना रहे थे, पूरा बनाते गए, बस थोड़ा सा छोड़ दिया तो ये भी आर्क है। उसमें भी मेजर आर्क माइनर आर्क होता है, उतना इसमें आने वाला नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। मतलब ये छोटा जो ए बी है, ये ए बी क्या है?
ये ए बी है अपना माइनर आर्क, और ये भी तो ए बी है, यहाँ से गया पूरा ए बी, ये मेजर आर्क है ए बी, तो ये भी ए बी है और वो भी ए बी है, बस ये ए पी भी है, पी पॉइंट से गया वो ए क्यू भी है। तो जो बड़ा होता है वो मेजर आर्क होता है, छोटा होता है माइनर आर्क। फिर वही बात, सेमी सर्कल में तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ना मेजर ना माइनर। तो ये आर्क की लेंथ में भी क्वेश्चन आता है। हमें पता है थीटा जितना बड़ा होगा, थीटा यानी बीच में सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो जितना बड़ा होगा, लेंथ जो आर्क की है वो बढ़ती जाएगी। थीटा जितना छोटा होगा लेंथ कम होती जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब हमें इस पे बेस्ड फॉर्मूलों की बात करनी है। पहले हम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात, एरिया ऑफ सेक्टर की बात, सेक्टर के एरिया की बात। तो सेक्टर अभी हमने जो देखा था ना, सेक्टर, ये तो सेगमेंट है, स्टार्टिंग में ही जो देखा ये सेक्टर, सेक्टर के एरिया की बात हम करते हैं। देखो सेक्टर क्या है, सेक्टर एक तरीके से सर्कल का ही पार्ट है, सेक्टर एक तरीके से सर्कल का ही पार्ट है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका पार्ट करना है तो पूरे अगर एंगल को देखा जाए तो पूरा एंगल गोल कितना होता है 360, तो 360 नीचे आ गया, उसमें से हमें थीटा पार्ट लेना है, थीटा यानी जो सेंटर पे बनने वाला एंगल, तो थीटा आ जाता है ऊपर, तो थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एक बार फिर इसे देख लें, सुन लें, समझ लें। एरिया ऑफ सेक्टर की बात चल रही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जिसका एंगल थीटा होना चाहिए। मतलब क्या वो बात कर रहा है, कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल में जो सेक्टर बन रहा है तो दोनों रेडियस बना रही होंगी, तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो पूरे जो सेक्टर इसका एरिया जो आएगा वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा से क्या मतलब, थीटा मतलब एंगल, क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा मतलब, थीटा बीटा से घबराया नहीं, करे नहीं कुछ लोग थीटा ही थीटा देख के डरते रहते। तो थीटा मतलब वो एंगल जो सेंटर बन रहा है, अपॉन में 360 लिखना ही लिखना है, पूरा गोल जो होता है 360, और इनटू में पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बसा लो इस फॉर्मूले को, कि हमें जब भी सेक्टर का फॉर्मूला निकालना, सेक्टर का एरिया निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है थोड़ा, लेंथ ऑफ आर्क का। अभी सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, पहले इसकी थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद हम सेगमेंट पढ़ेंगे, नहीं इतना ही भूल जाओगे। लेंथ ऑफ आर्क से क्या मतलब है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाला, इतनी इतनी जो रेड कलर से मैंने दिखाई आर्क की लेंथ, इस आर्क की क्या लेंथ होगी। तो देखो फिर वही बात आ गई कि पूरा आर्क अगर पूरा हो जाता तो गोल गोल क्या होता है, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। तो पूरे की लेंथ क्या होती है, पूरे की लेंथ होती है 2 पाई आर, हमें पता है पूरे की लेंथ होती है 2 पाई आर। और 2 पाई आर में भी हमें 2 पाई आर का टुकड़ा चाहिए, तो वो कौन सा टुकड़ा चाहिए कि अगर पूरा गोल होता तो कितना थीटा होता, कितना सेंटर पे एंगल बन रहा होता 360, तो पूरा होता 360, लेकिन हमें उसमें से थीटा पार्ट वाला चाहिए, तो थीटा ऊपर लिख देंगे। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, ये थीटा का नहीं, पूरे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ जिसका, उस आर्क की लेंथ का हमने फॉर्मूला बता रहे हैं जिस जो कि थीटा एंगल बना रहा है सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 362। बस यहाँ बदल गई चीज। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब भी पूछा जाए क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाए तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। चलिए इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन है, हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कोई सा भी, फिगर जरूर उसका बनाना चाहिए। फिगर से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, चेक करता है जो कॉपी से, अगर फिगर देखता है तो एक सही इंप्रेशन पड़ता है। तो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, तो सेक्टर एक बना लेते हैं, सेक्टर जिसकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो ओ ए बी, ये हमने एक सेक्टर बना लिया विद रेडियस, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो जो सेक्टर का जो बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया है। कुछ नहीं करना, हमें बस फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्या फॉर्मूला है अभी हमने पढ़ा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो थीटा कितने डिग्री है, थीटा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिया, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22/7। देखो वैसा क्वेश्चन में लिखा होता, नहीं भी लिखा हो तो अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3.14 तो वो रखना चाहिए, अगर कुछ नहीं दिया तो हमें 22/7 ही रखना चाहिए। और आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी कितना है 6 × 6।
अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, 6 से 1 ये 6 कैंसिल हो गया। अब ये कर दें मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 2 12 ओवर 13, तो 132/7 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले, इस वाले चैप्टर में जितने भी आंसर हैं, आप पीछे एनसीईआरटी में आंसर मैच करेंगे तो सारे आंसर अपॉन में ही दिए, मतलब हमें पॉइंट में बदलने की जरूरत नहीं है, यही आपको आंसर दिख जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें बताना था उसका ये आंसर आ गया सीधा, बस कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला लगाया θ/360 पाई आर स्क्वायर, इससे अपना क्वेश्चन हो गया। तो ये बस एक प्रैक्टिस के लिए है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी तो एमसीक्यू में आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया बताना एक सर्कल का जिसकी सरकमफेरेंस दी है। अब पढ़ते ही से क्वेश्चन लग रहा होगा ये तो अलग हो गया, इस तरह का तो पढ़ा ही नहीं लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन इसको थोड़ा धीर धर के पढ़ो, धीर मतलब धैर्य रख कर पढ़ें। क्वाड्रेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये होता है, और ये 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, तो इन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं। चिंता नहीं करो, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं लगने वाली, नहीं सोच रहा हो इसमें कोऑर्डिनेट लग जाएगी। हम क्वाड्रेंट वर्ड का मीनिंग समझाना चाहते हैं, तो क्वाड्रेंट वर्ड ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही होता है, क्वाड्रेंट से अपना मतलब होता है चौथाई हिस्सा, किसी का भी 1/4 पार्ट। जैसे एक रोटी है उसके बराबर बराबर 4 टुकड़े कर दें, तो जो पहला एक टुकड़ा होगा या कोई सा भी एक टुकड़ा होगा उसे क्वाड्रेंट कहेंगे। तो हम कोई सा भी एक सर्कल लें, जैसे ये हमने सर्कल लिया, अब इसके 4 पार्ट करने हैं, तो एक बीच से ऐसा ऐसे में एक डायमीटर खींच दिया, एक ऐसे में डायमीटर खींच दिया, तो ये जो ए बी सी डी ये पार्ट जो बन गया इसका सेंटर से जाएंगे, सीधी सी बात है, सेंटर से ये जाएंगे तो ये ओ से जाएंगे ये, तो ये जो हर एक पार्ट बन गया इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। हमें इसका एरिया बताना, तो हमें पता है पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, वो 4 पार्ट में बटेगा तो 90 90 में बट जाएगा, तो एक एंगल हो गया 90, ऐसे ये भी 90 ये भी 90 सारे 90, तो हमें थीटा पता चल गया, सेंटर का एंगल पता चल गया, क्वाड्रेंट वर्ड से ही पता चल गया केवल 90 एंगल। अब देखो और क्या करना है सर, अब हमें रेडियस की और कमी है, एक बात तो समझ रहे हो ना, कोई सा भी फॉर्मूला हो θ/360 इंटू 2 पाई आर हो या पाई आर स्क्वायर हो, हमें केवल 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक थीटा और एक रेडियस, बस ये 2 चीज़ें मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो बस इस चैप्टर के क्वेश्चन में ये 2 ही चीज़ें तलाशा करे, एक थीटा और एक रेडियस, बस ये मिल जाए। तो थीटा मिल गया किससे, थीटा मिल गया अपने को केवल इस वर्ड से, कौन से वर्ड से, क्वाड्रेंट से, 90 हो गया। अब सरकमफेरेंस दी है, हमें चाहिए रेडियस, तो सरकमफेरेंस का यूज करते हैं। सरकमफेरेंस क्या होती है सब जानते हैं, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, जो कि है 22। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस आर इक्वल टू 22, 22 अपॉन में आके कट जाएगा या डायरेक्ट काट दो, तो रेडियस क्या हो गई 7 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 ऊपर और अपॉन में आ गया 2, तो रेडियस क्या हो गई 7/2, 7 ऊपर और 2 नीचे, तो रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस भी आ गई, अपना काम बन गया। हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना था, मतलब क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट भी अपने आप में सेक्टर ही है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बता देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा θ/360 और पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है, थीटा है अपना 90 डिग्री, 90/360, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 रखेंगे, रेडियस दिया अभी हल निकाल लिया अपन ने 7/2, 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, 94 जा 360 हो गया, 2 से ये कटा 11 बार में, अब कुछ भी कटते मुझे नहीं दिख रहा है, तो 11 का 7 से मल्टीप्लाई 77 अपॉन नीचे हो गया 4 का 2 से, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना, केवल थोड़ी वर्ड की घुमा फिरी है और कुछ नहीं। क्वाड्रेंट वर्ड में थीटा छुपा था, सरकमफेरेंस वर्ड में रेडियस छुपी थी, थीटा और रेडियस जैसे ही सामने आया अपना आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक की जो घड़ी की सुइयां होती हैं, जो कांटे होते हैं, उन्हें हैंड कहते हैं इंग्लिश में। लेंथ ऑफ मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई है, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर थी। लेंथ यानी उसकी लंबाई, सेंटर से लेके जो अपनी मिनट वाला जो कांटा है घड़ी का, उसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में मिनट हैंड कितने एरिया को स्वेप कर देगा। स्वेप का मतलब ऐसे पोंछा लगाना होता है, पोंछे लगाने से मतलब एक कितने एरिया पे वो घूम जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर बताना, सीधी सी बात है ना। देखो मिनट हैंड एक, अगर अपन सर्कुलर उसको माने, सर्कुलर घड़ी है, तो उसके देखो मिनट हैंड क्या काम करेगा, रेडियस का, और वो यहाँ से मान लो यहाँ पहुँच गया, तो इतने एरिया में पोंछा सा लग गया, तो ये क्या है, सेक्टर ही तो है, तो इस सेक्टर का एरिया बताना, सीधी सी बात हमें। तो एक बार फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि क्या पूछा है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड दी है, मतलब रेडियस पता चल गई, इतना काम बन गया।
एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट है, 5 मिनट में कितना एरिया हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 मिनट के अंदर अपना थीटा छुपा हुआ है। हमें दो ही चीज़ों की जरूरत है, थीटा की और रेडियस की। तो रेडियस तो क्वेश्चन में दी, थीटा इन 5 मिनट के अंदर छुपा, उसके लिए कॉन्सेप्ट है एक, समझ लो उस कॉन्सेप्ट को। क्या होता है, घड़ी के कांटों के बीच एंगल वेंगल की जब बात आए तो क्या होता है, ये मान लो अपनी घड़ी है, घड़ी में बजते हैं कितने, 12, ये 3 हो गया, इधर 6 होता, इधर 9 होता, इधर 1 2, इधर 4 5, इधर 7 8 और इधर 10 11, ऐसी होती है ना घड़ी। अब तुम देखो पूरे घड़ी के जो गिनती लिख गई 12 तक, कितने हिस्से हो जाते हैं, तो 12 हिस्से हो गए, इन दोनों के बीच एक हिस्सा, इन दोनों के बीच ऐसे ऐसे, घड़ी के कितने हिस्से होते हैं, 12 हिस्से हो जाते हैं। देखो ये 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, ये 9 पे, 10, 12 हिस्से हो गए। पूरा जब हिस्सा कुछ नहीं था तो पूरा गोल एंगल कितने का था, 360 का। वही 360 अब कितने हिस्सों में बट गया, 12 में, तो 12 से कर दो डिवाइड, 12 3 जा तो 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब कोई भी दो टाइम के बीच 30 डिग्री का एंगल होगा, 30 का यहाँ, 30 का यहाँ, 30 का यहाँ, सारे 30 के एंगल होंगे, और 30 के होंगे तो पूरे 30 के 12 बार होंगे, तो 30 × 12 करोगे 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, कोई भी घड़ी के जो 2 डिजिट हैं, 2 और 3 हैं, 3 और 4 है, 4 और 5 है, कोई भी 2 डिजिट के बीच 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 5 मिनट में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितना घूम जाता है, घड़ी देखना तो सबको आता ही होगा। आजकल क्या है कि ऐसी वाली जो सुई वाली घड़ियां हैं ना, ये कम चल गई, अब वो वैसी डिजिटल क्लॉक चल गई, तो उसमें सीधा लिखा आता है 15:23, 17:18। तो उस चक्कर में भूल नहीं जाना, जो मिनट वाला जो कांटा है ना घड़ी का, वो 5 मिनट में कितना घूम जाता है। अगर 2 पे है तो 3 पे आ जाता है, 5 पे है तो 6 पे आ जाता है, बस एक डिजिट ही तो पूरा घूम जाता है। बात समझ आ रही ना, 5 मिनट में। 10 मिनट अगर, तो 5 मिनट में कितना आएगा, 30 डिग्री। तो एंगल थीटा यहाँ से 30 डिग्री पता चल रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही। 5 मिनट में घड़ी का जो सुई है वो कितनी घूम जाएगी, 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में एक डिजिट से दूसरे डिजिट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि घड़ी 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो 10 मिनट में मतलब कितना, 3 से 5 पे पहुंच जाएगी, तो 2 बार 30 मतलब 60 डिग्री हो जाता था। मतलब 12 से 2 पे यानी 10 मिनट, कोई से भी 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब क्या है, 2 बार खिसक जाएगी, 2 से 5 4 पे आ जाएगी, 6 पे होगी तो 8 पे आ जाएगी, 8 पे होगी तो 10 पे आ जाएगी। 10 मिनट पूछा होता तो 30 के 2 राउंड कवर कर जाती, यानी 60 डिग्री हो जाता। 15 मिनट पूछा होता तो 15 मिनट का तो पता ही, 33 या 90, तो पूरा 90 डिग्री कवर कर जाती। जैसा पूछेगा हमें घड़ी की सुई का कांटा का वो अपने एंगल पता होना चाहिए, और उसका सीधा एक ही लॉजिक है, एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे जब जाती है तुरंत तो 30 का एंगल बनता है। ठीक है, क्लियर माइंड में। तो इसमें अपना थीटा आ गया 5 मिनट के अंदर, जो छुपा हुआ बैठा था वो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अपन इसको नॉर्मली ऐसे बना लेते हैं, जैसे ये 12 पे बना लो, 1 2, बस ये 10 मिनट, 5 मिनट का बताना ना, तो 5 मिनट का बताना, तो 12 से 1 के बीच ऐसा कुछ भी थोड़ा सा फिगर, वैसे ज़रूरत भी नहीं इसमें, हम लिखेंगे एंगल बाय मिनट हैंड, एंगल बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। डायरेक्ट लिख सकते, कुछ इसमें दिखाने की जरूरत नहीं। ये अपना थीटा हो गया, रेडियस क्वेश्चन में दी है, तो बस हम सीधा लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा, वो क्या होगा, θ/360 πr²। हमें पता है सेक्टर का एरिया है, तो थीटा अपना कितना आ गया, अभी हमने देखा 5 मिनट की वजह से 30 डिग्री आ गया, अपॉन360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस देखो, घड़ी के मिनट हैंड की लेंथ हमें 14 दी है, तो वो हमने रख दी 14 × 14। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से हो गया 12 बार, 12 7 2 जा 14, ये 2 से हो गया 2 6 जा 12, 2 से और कट रहा है 2 3 जा 6, और 2 से 11 बार। 11 का 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 1 जा 14, और ये 115/3, बस ये आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में घड़ी पे इतना वो स्वैप करेगा। घड़ी वाला क्वेश्चन आता है और आ जाता है कई बार, तो बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चंस की हम पर्याप्त प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी 2-3 क्वेश्चन में। अब हम सेगमेंट की बात करते हैं। बस यही अपना एक और फॉर्मूला ये है, एक एरिया ऑफ सेक्टर
और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये दो ही चलते हैं इसमें। लेंथ ऑफ आर्क तो वो एक साइड वाला है, उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की हम बात करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो देखिए ये पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये माइनर मेजर सेगमेंट क्या कैसा है, तो कॉर्ड से बनता है। अब ये माइनर सेगमेंट है, मान लो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, तो ये जो शेडेड रीजन, इसका हम एरिया बताने वाले हैं। अब तो देखो, जैसे हमने अभी सेक्टर का फॉर्मूला देखा θ/360 πr², ऐसे डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है सेगमेंट का। सेगमेंट का हमें थोड़ा समझ के निकालना पड़ेगा। देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, ओ से हमने ए को और बी को ज्वाइन कर दिया, ओ से हमने ए को ज्वाइन कर दिया और ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। ए और बी ये दोनों ज्वाइन कर दिए। जब दोनों ज्वाइन कर दिए तो अब हमें पता है ओ ए पी वी, ये क्या है, ये पूरा एक सेक्टर है, पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल दूं, ये इतना इतना जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये जो एरिया है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल निकाल दें तो क्या बचेगा, फिर ये सेगमेंट ही तो बचेगा। बात समझ आ रही कि नहीं। अपने पास ये पूरा सेक्टर है, पूरा सेक्टर ओ ए पी वी, इसका एरिया क्या होता है, ये हमें पता है क्या होता है, θ/360 πr²। इस पूरे में से अगर मैं इस केवल इस ट्रायंगल का एरिया कुछ भी करके इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल ये सेगमेंट तो बचेगा, वही हमें चाहिए। तो पूरा सीधा ओवरऑल लॉजिक यही है। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर कोई पूछे कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर तो है ही θ/360 πr², उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो अपने ओ ए बी का। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस फिगर के हिसाब से अगर हम कहें तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, इस फिगर के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का क्या नाम है, कौन सा सेक्टर, तो ओ ए पी वी। इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इस पूरे ओ ए पी वी सेक्टर में से ओ ए बी ट्रायंगल अगर चला जाए तो ए पी वी सेगमेंट अपना आ जाएगा। तो सेगमेंट ये ए पी वी का एरिया का ये हो गया फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे कि इसे करेंगे कैसे, तो सेक्टर का तो हमें पता है θ/360 πr² होता है, कर ही लेंगे। ट्रायंगल का एरिया का क्या तरीका है, तो ट्रायंगल का एरिया जो जनरली आप लोग जानते हैं वो क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी तो लग पाएगा जब बेस पता हो, हाइट पता हो। तो देखते हैं क्या है। तो पहले तो इसको देखो, तीन तरीकों से समझो इस ट्रायंगल। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आर डी शर्मा बुक लगाएंगे तो आर डी शर्मा ने जो फॉर्मूला बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो इस वाले मतलब इस पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में उन्होंने फॉर्मूला बताया r² sin θ/2 cos θ/2, ये बताया है। ये कैसे बना, क्या बना, ये पूरा उन्होंने अच्छे से बताया है। लेकिन इसका डायरेक्ट यूज करना बताया है उन्होंने कि डायरेक्ट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऐसे यूज कर, आर मतलब ये रेडियस, थीटा ये इस एंगल को बता रही है, जो बीच वाला एंगल है इसे हमने थीटा उसमें भी बताया सेक्टर में यूज किया। तो उस थीटा को आधा करना और साइन और कॉस लगा के ऐसे। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए सेगमेंट निकालने को, तो सेक्टर का एरिया तो आप θ/360 πr² से निकाल देंगे, लेकिन ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें सीधा ये फॉर्मूला लगा और आंसर निकालो तो हो जाएगा। आंसर आता भी सही है। लेकिन मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है कि एनसीईआरटी ने अपने एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन में या सीबीएसई जो अपने सॉल्यूशन देता है उसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज वो नहीं करता है। तो अगर कॉपी चेक करने वाले को ऐसा लगा ये फॉर्मूला आपका नहीं जमा के आपने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। तो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, आप हर परिस्थिति में ये फॉर्मूला लगाना आपके लिए ठीक नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता दूंगा आपको, सारा उसको बता देते हैं। देखो बहुत जल्दी ये वीडियो बड़े शॉर्ट में निपट जाएगी अगर मैं ऐसे कह दूं कि सीधा ये फॉर्मूला लगाओ अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, तो ये तुरंत वीडियो अपनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसा एनसीईआरटी मानती है कैसे हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये अगर थीटा 90 डिग्री आ जाए, तीन चीजें आ जाएंगी। देखो थीटा या तो 90 आएगा या 60 डिग्री आएगा या थीटा 120, ये तीन में से ही आता है क्वेश्चन में। उसके अलावा आएगा भी तो वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब 10th क्लास के सिलेबस में यही है कि बीच वाला जो थीटा एंगल है, जो सेंटर पे बनने वाला एंगल, वो 90, 60 और 120 में से ही एक आता है।
अगर 90 आ जाए तो देखो हमें पता है कि थीटा 90 है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वही तो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री हो तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 है। हमें पता है कि जो वाली साइड 90 बनाती है ना, ये इसने 90 बनाया, इसने 90 बनाया, इन दोनों ने मिलकर 90 बनाया, इन्हें अपन क्या कहते हैं, बेस और हाइट कहते हैं। ये बेस मान लो तो ये हाइट, और ये बेस मान लो तो ये हाइट, एक ही बात है, बेस और हाइट। बचा ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो 90 के सामने वाला जो एंगल वो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बची बेस और हाइट होती है। तो अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो 90 के सामने वाली ए भी हो गई हाइपोटेन्यूज, तो बची ओ ए और ओ बी क्या हो गई, ये काम करेंगी अपने बेस और हाइट का। तो 90 डिग्री वाला जब भी आता है तो इसमें तो हम सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट यही लगा सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट क्या निकाल रहे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं कब, जब थीटा कितना दिया हो, 90 दिया हो। तो थीटा 90 दिया हो तो देखो 1/2 बेस क्या होगा, बेस एक कोई रेडियस हो जाएगी, और हाइट एक दूसरी रेडियस हो जाएगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट में दोनों ही रेडियस हम रख देंगे। तो ये इतना दिमाग में समझ आ गया अच्छे से कि नहीं। जब भी थीटा 90 आए तो आपको ये वाला आर डी शर्मा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ, दोनों काम रेडियस करेंगे। क्लियर एकदम। क्यों इसको इस चक्कर में पढ़ना, हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं। अब बात करते हैं अगर थीटा 60 डिग्री आ जाए तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। थीटा 60 आ जाए तो एक बात समझो कि किसी भी ट्राइंगल में, पहले तो एक पढ़ा होगा अभी, सर्कल में बहुत बार किया है, कई बार करते आए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये बात पता है ना कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी दो साइड इक्वल हो तो वो दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें पता है जो ओ ए बी जो अपना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है, क्योंकि ओ ए और ओ बी तो इक्वल हैं, दोनों ही रेडियस हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब ये एंगल इक्वल होंगे तो अभी देखो थीटा कितना है अपना, थीटा अब अपन इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये थीटा है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये 60 है, बचे दो, ये कितने होंगे, ये इक्वल होंगे, जो भी होंगे इक्वल होंगे। तो देखो ऐसे समझो अगर ये 60 है और बचे कितने, ये दोनों, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, उसमें से ये अपना 60 लेके निकल लिया, अब कितना बचा 120। तो 120 को बराबर दो हिस्सों में बांटना है तो 60-60 में बटेगा ना, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60। बात समझ आ रही कि नहीं। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल अपना 60 लेके निकल लिया तो बचे कितना 120, और बचे ये दो इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल, तो ये भी 60-60, और जो 60-60 वाले तीनों होते हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ए मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, तो हम ये वाला लगाएंगे ना, ए का मतलब क्या है, यहाँ रेडियस, ये नीचे वाली भी वही रेडियस होगी। तो ये आर जो है रेडियस वो क्वेश्चन में दी होगी, तो वही अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का काम करेगी। तो यहाँ √3/4 r² यहाँ रख देंगे अपन। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब थीटा 60 दिया हो। तो एक बात समझ लो कि अगर थीटा 60 डिग्री देगा तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम r² sin θ/2 ये क्यों लगाना अपने को जब जरूरत ही नहीं है। तो जब अपने छोटी क्लास में पढ़े हुए अच्छे नन्हे मुन्ने जो अपने प्यारे फॉर्मूलों का यूज हो रहा है, तो ये इस तरह का बना बनाया फॉर्मूले का यूज क्यों करना, हमें इसका बिना रीजन दिए यूज करना मुझे उतना ठीक नहीं लगता। R.D. शर्मा ने बताया है तो उसका प्रॉपर रीजन देके उन्होंने उसे पहले एक्सप्लेन किया है, उसके बाद बताया, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करोगे तो चेक करने वाले को शायद वो ठीक ना लगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले का यूज कब करना, जब थीटा 60 डिग्री दिया हो। अब बस एक सिचुएशन रह गई थीटा 120 की। थीटा अगर 120 दिया हो तब क्या करना, तो अब मैं जो तरीका बताना, ये थोड़ा लॉन्ग है, देखो थीटा 120 है तो लॉन्ग है। अगर थीटा 90 और 60 आ जाए तो बस किस्मत बहुत अच्छी समझ लेना, 90 आए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 60 आए तो ये √3/4 a² लगा देना, और थीटा 120 अगर आए तो तुम्हें जो मैं प्रोसेस बताने वाला वैसे वही करना चाहिए, लेकिन तब भी बिल्कुल ऐसा लगे कि हमें वो नहीं करनी, तब ये लगा देना भैया, और क्या कर सकते, r² sin θ। लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा वो भी बढ़िया है। देखो अपने पास क्या है, एक सर्कल है, उसमें जो सेक्टर का एंगल है ये 120 है, और ये अपना OAB ये अपना ट्रायंगल है, हमें इसका एरिया बताना, ये P पॉइंट पे
नीचे बता दिया। तो एपीबी सेगमेंट के बताने के लिए क्या करेंगे, पहले ओएबी सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल। तो हमारा फोकस अब इस ट्रायंगल पे कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। आर यानी रेडियस हमें क्वेश्चन में दी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब रेडियस क्वेश्चन में दी होगी तो ये देखो इधर बीच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा यानी ये कॉन्ग्रुएंट होते ही है। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 120 60 60 में बट जाएगा। जो अपना जो 120 है ये 60 60 में बट जाएगा, 60 60 में बट गया। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट के लिए ये बेस चाहिए, इस बेस की व्यवस्था करनी है और इस हाइट की व्यवस्था करनी है। तो ये दोनों हो जाएंगे। एक बात हमें पता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए ना दो, एम मान लो इस पॉइंट को, ओ एम ए और ओ एम बी, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ओ एम ए और ओ एम बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें एक थीटा पता हो, यानी एक कोई एंगल पता हो और एक साइड अपने पास हो, तो हम बचे दो एंगल ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखो इस थीटा के नज़रिए से देखो, इतने इतने को मैं समझाने के लिए अलग निकाल के बता दे रहा, कितने को, ये जो O लिखा है, ये M लिखा है और ये B लिखा, मतलब OMB ये वाला, इसकी ये R रेडियस है, ये अपना 60 डिग्री एंगल है। जो 120 था ये आधा आधा निकल गया, तो 60 डिग्री एंगल है। अब इसकी R की हेल्प से, R यहाँ भले ही मैं R लिख रहा हूँ इसको, लेकिन क्वेश्चन में ये दी होगी, रेडियस कितने सेंटीमीटर ये दी होगी। अब पहले अपन इस बेस की व्यवस्था करें तो 60 डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो फिक्स, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी एम बी अपॉन आर। तो परपेंडिकुलर एम बी अपॉन आर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो एम बी अपॉन आर, तो एम बी आर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो इससे निकल आएगा, आर तो दिया हुआ क्वेश्चन में, इससे एम बी यानी ये बेस निकल आया। और जो एम बी होगा वो ये एम होगा। तो पूरे ट्राइंगल का बेस, क्योंकि जो बाइसेक्ट करता है ना, सेंटर से खींचा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ए एम और एम बी इक्वल होंगे, तो एम बी निकल गया, तो पूरा बेस पता चल गया। अब हमें ये वाला निकालना है, ओ एम निकालना है, यानी इस ट्रायंगल की हाइट ओ एम, जो यहाँ मैं दिखा रहा ओ एम ना, ये निकालना है। तो इसमें क्या करें, इस 60 डिग्री के हिसाब से देखोगे तो ये बेस का काम कर रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी यानी आर, ये क्या होता है कॉस। तो यहाँ कॉस 60 लग गया, एक बार कॉस 60 होता है 1/2, तो ओ एम अपॉन आर, तो ओ एम और आर इधर जाके मल्टीप्लाई, तो r/2 ये आ गया, इससे ओ एम आ गया, ये हाइट आ गई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या क्या पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइट पता चल गई। तो बस 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के तब इसका एरिया आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, क्वेश्चन में करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बार साइन 60 और एक बार कॉस 60 तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो भैया ये फॉर्मूला बनाया होगा उनने। और देखो θ/2 का क्या मतलब है, थीटा यहाँ क्या है, जो वाला एंगल ये दिया है ये, तो ये 120 अगर होगा तो θ/2 यानी इसको आधा करोगे तो 60 लगेगा, साइन 60 cos 60 r², वो बना ऐसे ही है इन्हीं से। लेकिन अगर आपको ये तरीका बहुत कठिन लग रहा हो, अभी तो सबको ही लग रहा होगा, क्वेश्चन करेंगे तो सबको नहीं लगेगा, लेकिन तब भी अगर लगे तो 120 के केस में ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि θ90 आया तो आप इस तरह का उलझा सुलझा फॉर्मूला क्यों लगाएं, आप सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ ना। अगर 60 डिग्री आ रहा तो ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाना, हम सीधा √3/4 लगाएंगे ना। तो θ120 आए तो ये तरीके से थोड़ा करना ज्यादा सही है, तब भी मन ना माने आपका तो आप इससे कर लेना, लेकिन केवल कब 120 डिग्री के केस में। तो ये इस तरीके से इतना ज़्यादा मैंने इसलिए समझाया, मैं यहाँ कह के बात खत्म कर सकता था, आप समझ रहे हो, मैं इतना केवल ये फॉर्मूला बताकर और फिर सीधा एक ट्रायंगल का ये एरिया का फॉर्मूला बताकर बात खत्म कर सकता था, लेकिन आपको ऐसे इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो आपको और बढ़िया समझ आएगा। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है सब। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक रेडियस 10 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है, वो राइट एंगल बनाती 90 बनाती है सेंटर में, अपना काम बन गया। देखो 90 जैसे ही सुनोगे समझो क्वेश्चन आसान है। ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो जब भी 90 आए, अभी मैंने बताया θ90 है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, इस तरह का नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर
मेजर सेक्टर का, सेक्टर मत भूलना, ये वर्ड में कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना भैया, पेपर में आते हुए भी चीज़ गलत कराते हैं कई बार। सेक्टर वो चीज़ होती है जो अभी बताया था पिज्ज़ा जैसा, और सेगमेंट होता अपनी बर्फी कटती ना घर में वैसा। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में रखना, इसको भूल नहीं जाना। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। एक प्यारा सा इसका अच्छा सा फिगर बनाते हैं पहले। तो फिगर बनाएं, तो ये हो गया अपना सर्कल, इसमें इसकी रेडियस 10, एक कॉर्ड है इसकी सेंटर, ये इसका मान लेते हैं, एक कॉर्ड है वो 90 डिग्री एंगल बना रही, राइट एंगल बना रही है ओ ए बी। तो ए बी ये कॉर्ड है, ये 90 बना रही है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हम लिख देते हैं कि इसने 90 बनाया सेंटर में। और रेडियस इसकी दी है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी हमें ये पी पॉइंट इसको नाम दे दो, ए पी बी, यानी ये वाला माइनर छोटा जो सेगमेंट है इसका एरिया बताना है, जो कि अभी सीख रहे हैं अपन, अभी यही वाला फॉर्मूला तो देखा। और मेजर सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर ये होता है ओ ए पी बी, पूरा सेक्टर तो ये होगा ना। तो मेजर यानी कौन सा होगा, मेजर यानी पूरा इस तरफ का, इस तरफ का, ये सेक्टर होगा। सेक्टर यही होता ना, अभी कल हम अभी मतलब जो बात की थी हमने ओ ए पी वी, जो अभी ये बात की थी, क्यू, इसको क्यू नाम दे दो इधर, तो ये अच्छे से ठीक लगेगा। ओ ए क्यू बी, ये इस तरह का ये मेजर सेक्टर है। तो देखो एक बात तो पता ही है ना, सेगमेंट का जब भी एरिया निकालने को कहेगा तब सेक्टर से होके तो हमें जाना ही पड़ेगा ना, सेक्टर का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। सेक्टर के एरिया में से ही ट्रायंगल माइनस होता है, तो सेक्टर ओ ए पी वी तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी वी, ओ ए पी वी, ओ ए पी वी यानी नीचे वाला। हमसे पूछा सेकंड क्वेश्चन में मेजर सेक्टर है, लेकिन पहले अपन माइनर सेक्टर ये निकाल लेते हैं। क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने डिग्री है, 90, तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, आर स्क्वायर यानी रेडियस कितनी दी है 10, तो 10 इंटू 10। तो देखिए 1/4 हो गया, ये कट गया। अब देखो पॉइंट जो है, इस पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, जो कि 10 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया 314 अपॉन में है 4, 314 अपॉन में है 4। इसको 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया किसका, सेक्टर ओ ए पी बी का, सेक्टर ओ ए पी बी का है। अब हमें क्या सेगमेंट ए पी बी का बताना, ये थोड़ी बता माइनर सेगमेंट बताना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी बी, सॉरी ए पी बी, ओ की तो इसमें बात ही नहीं होती ना, सेगमेंट, सेगमेंट यानी ये होता है, अभी हमने बात की इसकी सेगमेंट की। तो सेगमेंट ए पी बी का एरिया क्या होगा, तो अभी हमने देखा सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है सेक्टर में से ही ट्रायंगल माइनस कर देते हैं। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया। तो देखो इसको डायरेक्ट अपन यहाँ थीटा अपॉन 360 पाई आर इसको यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन हम पहले ही निकाल चुके हैं। पहले कितना आ चुका 157/2, ये अपने सेक्टर का एरिया आ ही चुका है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि अगर 90 बन रहा हो, तो मैंने अभी बताया कि अगर ट्रायंगल मतलब सेंटर पे एंगल 90 बन रहा हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगाना। तो 157/2, 1/2 बेस का काम भी देखो रेडियस करेगी और हाइट का काम भी रेडियस, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये बेस और हाइट दोनों ही 10 काम ये अपनी रेडियस करेगी। तो ये 2 5 जा 10, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसे देखो 2 यहाँ 2, ये बीच में ये माइनस है, बीच में ये जो है ना ये मल्टीप्लाई जैसा बना दिया है, ये माइनस है। तो ये जो अपने माइनस लगा दिया। अब ये देखो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो अच्छे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कैंसिल मत करो आप, ऐसे ही बने रहने दो। 157/2 और ये 10 10 जा 100/2, तो 157 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 57 अपॉन का 2, ऐसे ही 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर हो गया, इसमें कोई समस्या, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा था,
ये अपना माइनर सेगमेंट हो गया। सेक्टर ओ ए पी बी पूरे में से ट्राइंगल का देखो कितना बढ़िया 1/2 बेस इंटू हाइट, कहाँ अपन आर स्क्वायर साइन थीटा उसमें उलझे रहते। देखो उससे भी करते तो आ जाता, ऐसा नहीं उससे नहीं आता। तो जो आर डी शर्मा वाला फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 वो आप लगाते तो आर स्क्वायर यानी रेडियस कितनी है 10 × 10 साइन थीटा अपॉन 2 यानी 90 का आधा 45, इधर कॉस थीटा अपॉन 2 यानी 90 का आधा, ये भी कॉस 45, तो 10 × 10, फिर ये साइन 45 की वैल्यू रखते 1/√2, फिर ये इसकी रखते 1/√2, तो 10 × 10 तो 1/√2 और √2 हो जाता। तो यही 1/2 10 × 10 यही आता। वो कहाँ इतनी प्रोसेस करके लाए हैं, सीधा डायरेक्ट 1/2। तो ये और इसका रिस्क भी है कि इस क्वेश्चन में नंबर भी कट सकते हैं, आया कैसे ये बताने में। इसलिए ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप 1/2 बेस इंटू हाइट ये वाला लगाएं। तो ये आ गया अपना माइनर से। अब मेजर सेक्टर का पूछा है। सेक्टर मतलब क्या, ये बचा पूरा ये इधर का। तो देखो एक बात समझो, इसका एक तरीका, तो ये दो तरीके हैं सेक्टर। एक तो देखो इतना 90 है तो बचा कितना होगा, इस तरफ का पूरा, इस तरफ का एंगल 270 होगा ना, 270, तो 270 ही होगा ना, हाँ ठीक, क्योंकि पूरा गोल होता है 360 में से 90 अपना हिस्सा अलग कर लिया तो 270 हो गया। तो 270 वाला ये मेजर सेक्टर है। इसका एक तरीका तो ये कि अपन ऐसा निकाल दें, सेकंड वाला क्वेश्चन यहीं पे कर दे रहा है, मेजर सेक्टर डायरेक्ट लिख दूं, इसको लिख देना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहीं पे कर देते हैं इसको। थीटा कितना है 270 ही क्यों लिया, क्योंकि मेजर सेक्टर बताना ना, इस तरफ का हिस्सा बताना, ये जो गोल ओ ए क्यू बी, इसलिए, नहीं तो 90 से तो नीचे का आता। तो 270/360, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस अपनी 10 है तो 10 × 10। ये देखो पॉइंट इसके दोनों जीरो से हट जाएगा, अपॉन में 100 आएगा, तो ये दोनों जीरो इससे कट गए, 0 से 0 कैंसिल। अब कितने से होगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा, अब 4 2, ये 2 2 जा 4, 2 से इसे कैंसिल किया आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 157 का 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 471, और अपॉन में है 2, अपॉन में 2, 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे इसका एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। ये निकालना, सेक्टर निकालना हमें पता है बहुत इजी। दूसरा एक तरीका इसका ये हो सकता था कि माइनर सेक्टर का एरिया निकाल चुके थे कितना, 157/2, तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते पाई आर स्क्वायर, हमें पता है, और पूरे सर्कल के एरिया में से अपना माइनर सेक्टर हटा लेते ये नीचे का, तो बचा मेजर आ जाता। तो वैसे भी कर सकते थे, और जैसे आप चाहें, जैसा आपको पसंद आए। तो सेक्टर पे अभी फोकस कम करो भैया, सेक्टर की तो बात, मैं सेगमेंट की बात कर रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये सेगमेंट समझ आ गया कि नहीं। सेगमेंट में क्या किया, ओ ए पी बी, पहले इसका एरिया निकाल लिया, जरूरी नहीं है डायरेक्ट निकाल सकते थे। और फिर ट्रायंगल का मेन है, ट्रायंगल 90 था, इसलिए हमने 1/2 बेस इंटू हाइट रख के माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसका आर्क सेंटर पे 60 बना रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, √3/4 a स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। तो 60 देखते ही खुश हो जाओ, 90 देखते ही खुश हो जाओ, 120 देखते भी खुश हो जाओ। क्या जा रहा है भैया, खुश होने में तो कुछ नहीं जाना चाहिए, खुश तो हमेशा ही रहना चाहिए। तो वैसे भी उसमें भी कुछ कठिन नहीं है, देखेंगे क्वेश्चन, मजा आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, पहले लेंथ ऑफ आर्क बताना, फिर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, हाँ आर्क ने जो सेक्टर बनाया उसका, फिर ये सेकंड गलती से लिख गया इधर, सेकंड वेकंड नहीं, थर्ड है ये। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड ने जो बनाया है उसका वो भी बताना। चलो करते हैं सारे काम। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना सर्कल। सर्कल में हमें रेडियस 21 सेंटीमीटर दी है, तो 21 सेंटीमीटर, थोड़ा 60 है तो पास पास में आ जाएंगे जी, ठीक है। ये हो गई अपनी कॉर्ड ए बी, ओ ए बी, ये अपना 60 डिग्री हो गया एंगल सेंटर पे, 21 सेंटीमीटर ये अपनी रेडियस। आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, पहले आर्क की लेंथ बतानी है। इस ए पी नाम और दे दें इधर एक पी, तो ए पी भी आर्क की लेंथ बतानी। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, क्या है, थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, पता है ना लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यानी एल, इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, यानी जो आर्क है इसकी लेंथ बतानी है। तो
थीटा अपॉन 362 पाई, थीटा कितना है 60 अपॉन 3 से, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना और कुछ नहीं। पाई की वैल्यू दी नहीं तो अपन 22/7 रखेंगे। और रेडियस कितनी है, रेडियस है 21, तो 7 3 जा 21, 6 6 जा 36, 6 हो गया। और 3 2 जा 6 से ये 6 कट जाएगा, देखो 3 2 जा 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये सब कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, बस 22 बचा, 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, ये लेंथ है, स्क्वायर आता है एरिया, एरिया की यूनिट है स्क्वायर, तो 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये स्क्वायर लगा दोगे इतने ही मार्क्स कट जाएंगे यूनिट गलत लगाने पर, 22 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस एपीबी आर्क ने जो सेक्टर बनाया है, सेक्टर यानी ओ ए पी बी पूरा इतना इतना हिस्सा, ये पूरा इतना इतना हिस्सा, ये होता है सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया बताना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना 22 सेंटीमीटर। सेकंड वाला सेक्टर का एरिया, तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कितना 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, ये 6 से 6 बार में जाएगा, 7 3 जा 21, 3 से गया कैंसिल होके, 3 2 जा 6, 2 से 11 बार में कट गया, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 11 और 21 बचा, तो 21 और 21 23, 231, देखो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया, ये आ गया अपने सेक्टर का एरिया। बस तीसरी चीज बची है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अब ये जो कॉर्ड है ए बी, ये जो सेगमेंट बना रही है ये वाला ए पी बी, इस सेगमेंट का एरिया बताना है। हमें पता है सेगमेंट कैसे बनेगा, ये पूरे ओ ए पी बी के सेक्टर में से ट्राइंगल ओ ए बी माइनस हो जाएगा, उससे आ जाएगा। तो अब हम सेगमेंट और निकाल लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का अपने नाम क्या है एपीबी, एपीबी सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो ये इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा ओ ए पी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ओ ए बी, ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया ये अभी निकला कितना 231, तो 231 माइनस इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है, तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है 21 और 21 है ना, तो दोनों ही 21 हैं क्या, दोनों ही क्या, तीनों 21 होंगी, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएंगी, ये अभी हमने बात की थी, तो तीनों ही 60, तो तीनों ही साइड 21, तो √3/4 ए स्क्वायर ये होता है अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। अब देखो 4 से ना ये कट रहा ना ये कट रहा, तो अपन लिखेंगे 231 माइनस 21 और 21 441 अपॉन √3 और ये 4, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर दिया एनसीईआरटी में। ऐसा मत सोचना कि इतना लिख देंगे छोड़, ऐसा ही आंसर दिया। तो ये क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा तो पॉइंट में उल्टा सीधा कुछ आएगा, √3 की कोई वैल्यू भी नहीं दी है, तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आंसर ऐसे ही दिए हैं। तो ये हो गया अपने सेगमेंट का, समझ में आ गया ना। तो इसमें अपना 60 डिग्री एंगल था, इसलिए हमने √3/4 ये स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ, इस एक चैप्टर में देखो तीनों एंगल रिवाइज, तीनों फॉर्मूले रिवाइज हो गए, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल की कॉर्ड है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर, वो एंगल 60 बना रही है सेंटर पे। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब दोनों माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों के एरिया बताना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, √3 की भी वैल्यू इसमें दी है तो हमें वो भी रखना है। तो बनाते हैं अपना फिगर, एक बना लिया अपन ने सर्कल। सर्कल बनाने के बाद हमने इसमें बना लिया कि ये ओ ए बी, इसकी रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। एंगल वो सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। अब ये हमने ए से बी को मिला दिया तो ए बी कॉर्ड हो गई। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, इसे पी नाम दे दो और इधर कहीं क्यू नाम दे दो। तो ए पी बी ये वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो गया, तो एक तो इसका एरिया बताना हो, पूरा ए क्यू बी इस तरफ का सेक्टर नहीं पूरा सेगमेंट, सेगमेंट यानी क्या बात हो रही है समझ में आ रहा ना,
सेगमेंट यानी ये वाला एरिया बताना, सेगमेंट पूरा ये मेजर वाला भी बताना है। तो ये एपीबी माइनर सेगमेंट भी बताना है, ये वाला माइनर सेगमेंट भी बताना है, और ये इसके ऊपर वाला जो बचा हिस्सा है वो वाला भी बताना है। तो माइनर बता के पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लेके उसमें से अपन अपना माइनर माइनस कर लेंगे तो बचेगा मेजर। तो पहले हम निकालते हैं माइनर, उसके लिए पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा अपने को, कौन सा, ओ ए पी बी। तो अपन डायरेक्ट देखो इसको करते हैं, अपन निकाल रहे हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का ही निकालते हैं सीधा, ज़्यादा लोग ना करना हो तो तुम सीधा एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, पूरा सेक्टर ओ ए पी बी ले लिया, उसमें से ट्राइंगल अपना हटा लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये अपना माइनस कर लिया। तो पूरा सेक्टर ओ ए पी बी लिया, उसमें से अपना ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर लिया। तो सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 60 है तो अपने ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √3/4 ए स्क्वायर। तो अब रखते हैं वैल्यू, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर कितना है 15 × 15, ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। अब माइनस √3 की वैल्यू भी रख दो 1.73 अपॉन 4, ये है 15 × 15। अब देखो इसको कैंसिल करते हैं तो 66 जा, ये 6 बार में कट गया। अब 3 2 जा 6 तो 3 5 जा 15 और 2 से ये, हाँ 3 2 ऐसे 3 5 जा 15, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.57 2 से ये कैंसिल हो गया। तो इधर क्या आ गया 1.57, इसका 5 से मल्टीप्लाई और कर दो, 1.57 का 5 से करेंगे 5 7 35, 26 27 28, 2 बचे 5 और 1 7, तो 7.85 आ जाएगा इंटू 15, इसका 15 से और मल्टीप्लाई करना है, अभी कर लेते हैं माइनस। इधर देखो इधर क्या व्यवस्था है, 4 से ना तो ये कैंसिल हो रहा ना ये, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। तो 1.73 कुछ कैंसिल तो करना पड़ेगा, देखो देख लेते हैं। अभी 15 का इससे मल्टीप्लाई कर दें, 15 3 15 3 45 5 4 15 7 105 और 4 हो गया 109, 10 कैरी आ गया, 15 का 15 10 25, तो 25.95 इंटू में 15 है अपॉन में 4 है। इसका 15 से और कर दें, देखो 15 25 75, 7 कैरी, 15 8 120 27, 12 कैरी, 15 7 105 और 12 कितना हो गया 117, तो 117.75 माइनस इसका 15 से तो कर दो पहले मल्टीप्लाई, 15 25 75 तो 7 बचे, 15 9 135, 135 और 7 कितने होते हैं 142, 2 तो 14 कैरी आ गया, 15 5 75 और 14 कितना हो गया 75 और 14 हो गया 89, 89 का 9 8 कैरी, तो 15 दूनी 30 और 8 38, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया, अपॉन में 4 आ गया, 4 से भी इसको कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 117.75 माइनस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 4 9 36 37 38, 2 बचे, 4 7 28, 1 बचा, 4 3 12, फिर 4 1 4, 4 2 8 और 4 5 20, तो 117.75 में से ये 97.3125 ये हमें को ये माइनस और करना है, तो इसको कर लेते हैं माइनस। देखो 10 में से 5 गया 5 बचे, 9 में से 2 गया 7 बचे, फिर ये 4 में से 1 गया तो 3 बचे, 7 में से 3 गया तो 4 बचे। ठीक, अब इधर माइनस करें तो 7 में 7 गया 0 और 11 में से 9 गया तो 2 बचे, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये काय का एरिया आ गया, ये सेगमेंट एपीबी का एरिया आ गया। तो बस अब ये माइनर सेगमेंट है ना, अब हमें मेजर सेगमेंट का और बताना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करें, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, देखो अलग से एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, हमें पता है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस 15 × 15 ले लो, तो 3.14 का 15 × 15 से पहले कहीं मल्टीप्लाई किया नहीं किया,
तो देखो 3.14 का 15 इंटू 15 से करें मल्टीप्लाई, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, देखो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसको खुद कर लो, और खुद ना करना चाहो तो अपन हेल्प ले लेते हैं अपने कैलकुलेटर की। नहीं, खुद क्यों ना करना चाहो, खुद तो कर ही लो मतलब इस वीडियो में, लेकिन मैं करके दिखा दूं इसलिए अपन थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 3.14 इंटू 15 इंटू 15 यानी 225, तो कितना आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने सर्कल का एरिया। अब हमें क्या बताना है, मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये बात समझ आ रही ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से अपना एरिया ऑफ माइनर, वो माइनस कर लो जो अभी माइनर सेगमेंट आया था। तो सर्कल का एरिया क्या आया था 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस कर लो, जो अपने 20.4375 माइनस कर लो, 20.4375 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा, इसमें से कर लेते हैं माइनस 20.4375, तो आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ तक तो मैंने अच्छे से कैलकुलेट करके बता ही दिया था, तो ऐसे ऐसे करना है बस। अब थोड़ा लॉन्ग ना हो इसलिए कैलकुलेटर की हेल्प लेके हमने ये निकाल लिया। तो ऐसे इसको करना है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो किया क्या है, सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, 60 डिग्री है तो √3/4 ए स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया, इनको माइनस करके कैलकुलेट कर लिया। और पूरे मेजर का बताना है तो हमने पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दिया। तो ऐसे ये हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल 120 एट द सेंटर। आ गया भैया अपना 120, तो सेंटर पे 120 आए वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो सेगमेंट बन रहा है उसका हमें एरिया बताना। 3.14 इसकी वैल्यू यूज करना, √3 की भी दी। बनाते हैं फिगर। तो अपन ने बना लिया अपना एक अच्छा सा सर्कल बनाया, और उसके 120 जब है ना तो थोड़े से दूर दूर को रेडियस बनाया करे ताकि लगे तो 120 जैसा। 120 बन गया, और ये अपनी कॉर्ड हो गई। तो OAB और ये P पॉइंट लिख दो। तो हमें कॉर्ड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर दी, तो रेडियस लिख दो 12 सेंटीमीटर, और एंगल 120 सेंटर बन रहा है वो हमने बना ही दिया। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट हमें बताना। करस्पॉन्डिंग यानी जो बनने वाला ये सेगमेंट है इसका एरिया हमें बताना है, APB सेगमेंट का। तो बताते हैं इसको। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि θ/360 पाई आर स्क्वायर से सेक्टर निकल जाएगा। मेन इसमें रोल है ट्राइंगल का एरिया निकल, तो अपन उसी पे पहले फोकस कर लेते हैं। अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालना मैं आपको बताऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगना है, अगर θ 90 होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाता है, 60 होता है तो √3/4 ए स्क्वायर लग जाता है, लेकिन 120 होता है तो उसकी एक कहानी है। तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, OM। तो हमने क्या किया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB। OM को AB परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो AM और BM इक्वल हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, लिखो भी नहीं तो भी काम चल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ देखी जाएगी। अब देखो ये 120 जो है ना ये 60-60 में बट जाएगा, मतलब ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। 120 जो है ना वो 60-60 में बट जाएगा। ये बात समझ आ रही ना, 120 60-60 में बट जाएगा। इसको चाहो तो तुम 60 ही ऐसे लिख लो। 120 जो इधर ये है ना ये 60-60 में बट जाएगा। तो इसको ऐसी जो रेड जो अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके बाद ये 60 और ये 60 लिख लो क्योंकि पूरा 120 है। अब इस नज़रिए से इसको देखना, अब अपने को AMO देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल। AMO देखो या अभी BMO से बताया था, AMO देख लो, BMO एक ही बात है। इन ट्राइंगल AMO में देखो इस नज़रिए से देखना, 60 के नज़रिए वजरिए सब समझ रहे होगे। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो पहले वो पढ़ना भैया, वो तो जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 60 के नज़रिए से देखना, तो ऐसे में देखना AMO को। हमें जैसे पहले OM निकालना मान लो, या फिर पहले AM निकालना, तो AM अपना क्या है, 60 के नज़रिए से AM है अपना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमें दी गई है। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, साइन 60 अपन इसमें लगाने वाले हैं। तो साइन 60, एक बार साइन लगता है एक बार कॉस, ज़्यादा झंझट नहीं। तो देखो OM ये इसके नज़रिए से, साइन 60 के नज़रिए से AM क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या OA है।
ओ ए यानी अपनी रेडियस ही है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, और ए एम अपॉन ओ ए क्या है, रेडियस 12 दी है वो, तो 12 उधर पहुंच जाएगा, तो ए एम क्या हो जाएगा √3/2 और 12 हो गया मल्टीप्लाई, मतलब ए एम इधर बचा रह गया ना, 12 उधर चला गया, तो वही लिख दिया मैंने बस, ए एम इक्वल टू ये 2 6 या 12, तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई 6√3, और ए एम और बी एम तो इक्वल है, ए एम 6√3 आ गया, ये ए एम 6√3 आ गया, तो ये भी 6√3 है, तो पूरा ए बी कितना हो गया, तो पूरा ए बी हो गया 6 और 6 12, 12√3 यानी 6√3 का डबल, तो ए बी यानी ये ओ ए बी ट्राइंगल, इसके बेस की व्यवस्था अपने पास हो गई, बेस आ गया। अब हाइट की व्यवस्था और करनी है, हाइट की व्यवस्था करते हैं, तो इसी में इन ट्राइंगल ए एम ओ में देखो हाइट यानी ये वाली, और 60 के नजरिए से अगर देखेंगे तो ये तो बेस है ना, 60 के नजरिए से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी cos 60 इसमें लगने वाला है, तो cos 60 लगा दें, तो cos 60 इक्वल टू 60 के नजरिए देखो बेस क्या है OM, तो cos 60 क्या होगा OM अपॉन हाइपोटेन्यूज तो अपना AO ही है या OA है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो OM क्या हो जाएगा अपॉन OA, OA कितना है 12 है, 12 उधर जाके 12 इंटू 2 यानी OM, तो 2 6 या 12, तो OM की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर, तो देखो OM अपने इस पूरे OAB जो ट्राइंगल उसका हाइट आ गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाने के लिए सारी व्यवस्था हो चुकी हैं, अब अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा OAB, पूरा जो बड़ा ट्राइंगल OAB है इसकी व्यवस्था हो रही है, इसके लिए क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट वैल्यू रख दो, 1/2 बेस कितना आ गया अपना AB, बेस आ गया है 12√3, बेस आ गया है 12√3, और हाइट कितनी आ गई, हाइट है OM यानी 6 सेंटीमीटर, ये आ गई 6, तो 2 6 या 12, तो 6 6 या 36, और √3 की वैल्यू भी रखी, तो जब 1.73 उसने रखने को कहा है, 6 6 या 36 और √3 की वैल्यू 1.73 रखने को कहा है। इसके बाद इसे अपन निकाल लेते हैं, थोड़ा समय की बचत करने के लिए कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, 36 और 1.73 इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 62.28, 62.28 सेंटीमीटर, इसको ये आ गया अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें कोई समस्या है तो बताओ भैया, 120 है तो टाइम तो लेगा, 120 अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है तो इतना टाइम तो वो लेगा। क्या काम करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि साइन 60 कैसे लगाएं, जब बार बार करोगे तो एक आदत हाथों ही को लग चुकी होगी कि सीधा एक काम किया जाता है 120 वाले में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, एक बार साइन 60 लगाते, एक बार cos 60 लगाते, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एक बार साइन 60 लगाना, एक बार cos 60 लगाना, साइन 60 से ये आ जाएगा, इसको डबल करना तो पूरा बेस आ गया, और cos 60 से आ जाएगा तो अपना जो पूरा ट्राइंगल है उसका बेस और हाइट आ गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया। ये तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी पलेट ना उसमें एग्जाम्पल है, इसमें 120 डिग्री है, सेम ऐसे करके बताया है, जो एनसीईआरटी तरीका बताती है वो ये है। अब आर.डी. शर्मा ने जो बताया वो भी देख लो, उसमें क्या है r² sin θ/2 cos θ/2, ये आर.डी. शर्मा ने बताया, इसमें रखोगे वैल्यू तो इसमें थोड़ा जल्दी आ जाएगा, रेडियस है देखो 12, तो 12 इंटू 12 हो गया, साइन θ/2, थीटा यानी पूरा, थीटा कितना था यार, थीटा से मतलब 60 नहीं है, थीटा मतलब पूरा 120 जो 120 एंगल था उसका आधा करोगे तो साइन 60 आएगा, साइन 60, और cos 60, तो 12 इंटू 12, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो √3/2 1/2 और 12 इंटू 12, √3/2 और 1/2, ठीक है, और 12 इंटू 12, तो ये इस तरीके का इसमें आ जाएगा, देखो 1/2 करोगे 1/2 और 12√3, देखो 1/2, 12 और √3 को मैंने इससे मिला दिया, 1/2 12 और 2 से 12 को काट दो 6 हो गया, ये बात समझ आ रही है। इसको क्या 1/2 ये लिखा, ये लिख दिया, 12 को √3 के साथ जोड़ दिया, 2 6 या 12, तो ये 6 लिख दिया,
तो 1/2 12√3 और 6, यही तो है 1/2 12√3। तो ये फॉर्मूला इतने थोड़े उसके बाद आया, ये थोड़ा डायरेक्ट आया, लेकिन इसमें रिस्क है कि ये बना कैसे ये हमने नहीं बताया, ये पूरा ऐसे बताया कि साइन और कोस आया। तो 120 वाले में करना, तो आपको मन करे कि हमें ये सब नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि 120 वाले केस में भले ही कर देना भैया, लेकिन 90 और 60 तो बेचारे भोले वाले हैं। 90 डिग्री हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देना, 60 हो तो √3/4 स्क्वायर लगा देना, तो ऐसे इसको कर देना। तो ये अभी हुआ थोड़ी है, अभी तो ट्राइंगल का कहानी निपटी है, फिर तो सरल है, मेन तो इसमें ट्राइंगल ही था। अब हमें सेगमेंट बताना, तो सेक्टर के एरिया में से अपन माइनस कर लेंगे ये, तो इसको थोड़ी सी इसके लिए अपन जगह बना लें। तो देखते हैं अब, तो अब अपना जो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया मैं नाम नहीं दे रहा, इसको लिख लेना APB वगैरह, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एरिया है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पहले ही अपन निकाल चुके, पहले ही निकाल के रखना पड़ेगा। 120 वाले केस में तो ये व्यवस्थाएं पहले ही करनी पड़ेंगी। तो थीटा कितना है, 120 है, थीटा 60-60 मत लिख देना, वो तो उसे बाइसेक्ट किया था इसलिए 60-60 में बट गया था, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमें पता है, सर्कल चैप्टर में पढ़ चुके। तो थीटा 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखना, ये क्वेश्चन में दिया था। और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 12 है अपनी, 12 इंटू 12, रेडियस 12 है तो 12 इंटू 12। अब 12 से ये 3 जा हो गया था, 3 4 जा हो गया, 4 का कर दें इसमें मल्टीप्लाई, माइनस में ये चल ही रहा है 62.28, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 है 12, 12.16, इसका 12 से मल्टीप्लाई, माइनस में 62.28। इसको कर लो थोड़ा जल्दी, देखो 12 का पहाड़ा आता ही होगा तुम्हें अपने लेवल, मेरे देख के ऐसे कैलकुलेटर में मत कर लेना, मेरा कुछ नहीं, मैं तो भैया टीचर हूँ, मेरा तो काम निकल गया, तुम्हारी ज़िंदगी है। 12.56 इंटू 12, तो 150.72 माइनस 62.28 इन्हें करना, तो इसमें से 6 माइनस और कर दो क्या, 62.28, 62.28 तो आ जाएगा 88.44। बस ये अपने सेगमेंट का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें करना था। तो θ/360 πr² तो कर ही लोगे, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 120 वाला भी समझ आ गया। बस ये भैया 3 केस हैं, एक अपना 90 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला और एक 120 वाला। तो मुझे लग रहा है अब आप फैमिलियर हो रहे होंगे कि सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, कुछ भी आ जाए, मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट तो आप कर लेंगे। तो आपको अगर अच्छे से आप खुद कॉपी पेन लेकर कर रहे हैं तो आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक अपन सीख चुके सेक्टर, सेगमेंट, ये सब। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें विशेष फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जो केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी क्वेश्चन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो हम उन्हें अच्छे से कर पाएंगे जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पर पैग जानते हो वो वाला नहीं, पैग मतलब खूंटा होता है, जो खूंटा जानते होगे, जो मतलब जिससे गाय भैंस वगैरह को बांधा जाता है, सब जानते ही हैं ज़्यादातर। तो खूंटा जो होता है उसी को पैग कहते हैं। तो इस जो ग्रास फील्ड है स्क्वायर शेप में, स्क्वायर सब जानते ही हैं, उसके एक कॉर्नर पे कोई पैग यानी खूंटा है, उससे एक घोड़ा बंधा हुआ है। स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड जिसकी साइड 15 मीटर हमें दी है। स्क्वायर शेप जो फील्ड है ना, इसकी साइड जो है वो 15 मीटर हमें दी हुई है बाय मीन्स ऑफ अ 50 मीटर लॉन्ग रोप। और घोड़ा जिस रस्सी से बंधा है उस रस्सी की जो लेंथ है वो 50 मीटर लॉन्ग है। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि हॉर्स कितने एरिया में चर सकता, कितने एरिया में वो ग्रेजिंग उसकी होगी। तो अपन पहले मान लेते हैं कि इस तरह का कोई एक स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है, ठीक है। तो इसकी क्या है, साइड स्क्वायर की कितनी दी है 15 मीटर, 15 मीटर साइड का स्क्वायर शेप, ये बढ़िया फील्ड है, इसकी चारों साइड 15 होंगी।
अब इसके एक कॉर्नर पर, मान लो इस कॉर्नर पर कोई घोड़ा है और वो 5 मीटर लंबी रहे, देखो तो यहाँ 5 मीटर ही जाएगा ना, 5 मीटर यहाँ तक जा पाएगा इस कोने में इधर, और 5 मीटर ही इस तरफ यहाँ जा पाएगा, तो 5 मीटर ये रस्सी यहाँ से यहाँ, और बीच में 5 मीटर के एरिया में ये बन जाएगा देखो एक सेक्टर, मतलब इतना। तो ये रेडियस ऐसे में भी देखो, रस्सी उसकी कैसे में भी जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब रेडियस का काम करेगी ना। और ये जो आर्क सा लग गया, आर्क ही लगेगा, तो ये जो रस्सी की लेंथ है वो हर जगह 5 मीटर रहेगी। देखो ऐसे में भी, जैसे ऐसे में भी जाएगा तो 5 मीटर रहेगी, और ऐसे हर जगह 5 मीटर रहेगी। अब हमें क्या बताना है, दैट एरिया ऑफ द पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो घोड़ा जो है ना वो इतने इतने हिस्से में तो चर सकता है, केवल ये इतने हिस्से की घास खा सकता है, क्योंकि रस्सी है ही इतनी लंबी, तो केवल इतने हिस्से की घास खा सकता है वो। तो हमें वही बताना है कि कितने एरिया की घास वो घोड़ा चर सकता है। तो ये एरिया मतलब ये क्या है, ये सेक्टर है ना। अगर ये घोड़ा पूरे में घूम सकता ऐसे में, मतलब ये जो ग्रास से फील्ड है इसका अगर कुछ बाउंड्री ना होती तो पूरा सर्कल बन जाता, और सर्कल का ही पार्ट तो हम सेक्टर कहते हैं। तो सर्कल नहीं बना तो इतना सेक्टर हो गया, और इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हमें पता होना चाहिए स्क्वायर की हर एक वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। तो थीटा पता है, रेडियस का काम वो रस्सी करेगी जिससे वो घोड़ा बंधा है, तो ये रेडियस भी पता, तो अपना काम बन गया बस। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज। हमें वो फील्ड का एरिया बताना जो, तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ही तो होगा। और उसका एरिया क्या होता है सेक्टर का, हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम बता देते हैं, थीटा अपना 90 है क्योंकि स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का वर्टेक्स का एंगल 90 होता है। पाई की वैल्यू अपन 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू इसमें 3.14 दी है तो हम 3.14 ही लेंगे, 3.14। और आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है, रस्सी की जितनी लेंथ है 5 मीटर, ये अपनी रेडियस हो गई, तो रेडियस हो गई 5 इंटू 5। अब 94 जा, ये हो गया 4 से, क्या ये 2 से कैंसिल हो पाएगा, तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो 1.57 का 5 5 जा 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 7 जा 175, 17 कैरी आ गया, 25 5 जा 125, 125 में 17 कैरी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 142, और 14 कैरी 25 बन जा 25, और उसमें 14 कैरी जोड़ें 14, 25 में 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 में 15 जोड़ते तो कितना आता 40, एक कम तो 39। अब 2 के बाद पॉइंट 39.25 अपॉन 2 से और कर ही दो डिवाइड, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा पॉइंट लगा दिया, 2 6 जा 12। तो अब इसके बाद 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 जा 4, 1 बचा 2, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया है जो वो घोड़ा जितने हिस्से की घास को वो चर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था बस। अब देखो अगला सेकंड पार्ट इसका क्या, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया में जितने हिस्से की वो घास चर रहा है उसमें कितना इंक्रीज होगा, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। 5 मीटर की बजाय अगर वो रस्सी 10 मीटर लंबी होती तो ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अब जो रस्सी है 5 मीटर की वो 5 और बढ़ने वाली है, मतलब वो टोटल 10 मीटर लंबी रस्सी होने वाली है। तो वो ऐसे में भी देखो 10 मीटर हो जाएगी, तो ये पूरा इतने हिस्से की घास को वो चर सकता था, तो फिर इसका एरिया इतना बढ़ जाता। तो इंक्रीज पूछा, देखो वर्ड को अच्छे से समझना, इस वर्ड को, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ गया, कितना हो गया पूरा, ये नहीं पूछा बढ़ कितना गया। तो ये इतना इतना एरिया ही तो बढ़ गया, इतना इतना इतना, ये जो दिख रहा है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं जो बड़ा सेक्टर बन रहा है ना, इसको कुछ नाम दे दें, जैसे अपन ओ नाम दे दो, ए बी, और इसको सी डी नाम दे दो। तो जो अभी अपन ने ओ ए बी सेक्टर का एरिया निकाल दिया ओ ए बी का। अब अगर जो बड़ा सेक्टर ओ सी डी का पूरे का सेक्टर का एरिया निकाल दें
और उसमें से छोटे OAB का माइनस कर दें तो ही तो पता चल जाएगा कि कितना एरिया बढ़ गया। बात समझ आ रही ना? हमें बताना है कि ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ गया। तो पहले जो था वो OAB इतना था, अब बढ़ गया इतना। तो बढ़े बढ़े एरिया को अगर बताना है कि कितना बढ़ गया तो वो कैसे बता सकते? पूरे बड़े OCD सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से छोटा हम पहले ही निकाल चुके, उसे हटा देना तो इतना एरिया बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो पहले हमें बड़े सेक्टर OCD का एरिया निकालना पड़ेगा। तो OCD का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OCD सेक्टर, इसका एरिया निकालते हैं हम। तो ये क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? देखो थोड़ा इसके लिए जगह बना लें। तो थीटा कितना है? थीटा तो वही 90 है, क्योंकि पैग या खूंटा तो उसी जगह लगा हुआ है। तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। रेडियस अब कितनी है? अब 10 मीटर है रेडियस, तो रेडियस हो गई 10 × 10। तो देखो ये हर बार अपन कई बार करते आए हैं, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, उससे ये दोनों 10 कैंसिल, 94 जा। तो क्या गया? 314 अपॉन में है 4, इसको कर दो कैंसिल, 4 7 जा 28, 3 बचा, 4 8 जा 32, फिर बचा ये तो 70, ये आएगा ना, 4 7 28 29 30 31, 4 8 32, 33 34 4, ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना, ये क्या हो गया? ये तो पूरा OCD, ये तो वो सेक्टर हो गया जितने हिस्से की घास को वो घोड़ा चर सकता है। अब हमें इंक्रीज बताना है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब जो उसका ग्रेजिंग एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है, ये हम कैसे बताएंगे? कि ये जो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाली जो घास उसने चरी है 78.5, उसमें से माइनस कर लेंगे अपनी पुरानी 19.625 को, इसको माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये बचेगा 4 में से 6 गया 8, ये बचेगा 8, और ये 6 में से 1 गया 5, 58.875 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बढ़ चुका है, इतने हिस्से की घास को वो और चर सकता है। तो बात समझ में आ गई? हमने पूरे बड़े सेक्टर एरिया निकाल के उसमें छोटा माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि हाँ इतने एरिया की घास को वो और चर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter। ब्रूच जानते हो? ब्रूच होता है, जैसे देखा होगा तुमने शादी पार्टीज वगैरह में कोट पहनते हैं, उसके ऊपर फिर इधर लगा होता है एक वो, तो उसे कहते हैं, जो इस तरह का, जैसे उसे अच्छे से सजा के पिन से लगा लेते हैं तो वो थोड़ा दिखने में अच्छा सा लगता है, उसे कहते हैं ब्रूच। तो ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना हुआ ब्रूच है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर, एक सर्कल के फॉर्म में है जिसका डायमीटर 35 mm है। ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। तो जो सर्कल तो बना ही दिया, सिल्वर वायर से पहले तो एक सर्कल बना दिया, फिर वायर का यूज कहाँ किया? 5 डायमीटर और खींचे हुए। तो देखो 5 डायमीटर दिख रहे होंगे, एक ये खींच दिया, 1 हो गया, फिर ऐसे में ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5। तो 5 डायमीटर बनाने में भी सिल्वर वायर का यूज किया है, दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 डायमीटर बनाने में भी सिल्वर वायर का यूज हुआ है। तो सिल्वर वायर का यूज कहाँ हुआ है? एक तो ये सर्कल बनाया होगा गोल गोल यहाँ, और 5 डायमीटर, देखो तो सर्कल बनाया और 5 डायमीटर बनाए हैं, इनमें सिल्वर वायर का यूज किया है। और ये 5 वायर जो बने हैं ना, 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, इस तरीके से वायर लगाएंगे 10 इक्वल सेक्टर बन रहा है। देखो सेक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये ऊपर है, 1 2 3 4 5 नीचे है, तो पूरे 10 सेक्टर में अपना सर्कल बढ़ चुका है। ये जो गोल गोल से डिजाइन फूल फूल दिख रहा है, ये कुछ नहीं, ये वैसे ही डिजाइन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ भी कुछ वायर लगा है। सिल्वर वायर केवल 2 जगह लगा, एक सर्कल को बनाने में, 5 डायमीटर को। तो 5 जो डायमीटर खींचे उससे अपना पूरा सर्कल 10 सेक्टर में बढ़ चुका है, 1 2 3 4 5 सेक्टर नीचे और 5 सेक्टर ऊपर, ऐसे 10 सेक्टर में इक्वल सेक्टर है, और 10 सेक्टर इक्वल हैं। सबसे पहले पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसको बनाने में पूरे सिल्वर वायर की कितनी जरूरत है, कितनी लेंथ सिल्वर वायर की चाहिए। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग 10th क्लास का कुछ ज्यादा नहीं लग रहा।
हमें पता है गोल गोल ये बनाया होगा, जब पहले गोल गोल ये बॉर्डर बनाई होगी तो ये क्या होती है, तो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, और इसका फॉर्मूला हमें पता है 2πr, तो 2πr से ये आ जाएगा। और 5 डायमीटर हैं तो एक डायमीटर 2r होता है, दूसरा भी 2r, मतलब डायमीटर ही दिया तो सीधे 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो जो सिल्वर वायर हमें लगने वाला है इसमें, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस हो जाएगी, एक तो सरकमफेरेंस जो अपना सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी, प्लस 5 डायमीटर्स हो गए, 5 डायमीटर, बस इतने ही यही लगा है। तो सरकमफेरेंस होती है देखो 2πr, और 5 डायमीटर, मैं चाहूँगा कि डायमीटर को वैसे तो 2r लिखते हैं कि 2r, लेकिन जब डायमीटर डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दिया है तो डायमीटर को d लिखा रहने दो, अपना क्या जा रहा है, रेडियस कितनी दी है, देखो डायमीटर दिया 35 mm, 35 mm, तो रेडियस इसकी आधी होगी, रेडियस होगी 35/2 mm, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 35/2, इतना काम निपट गया। अब प्लस 5d, अब d डायरेक्ट ही डायमीटर रखो ना, डायमीटर 35 mm दिया तो हम 35 ही रखेंगे, प्लस, तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, तो 25, 22 5 जा 110, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, 5 5 जा 25, 175, देखो यही आएगा 175। अब अपॉन में तो कुछ है नहीं, बस यही है, तो इन्हें बस ऐड करना है, तो 5 और 0 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो 285 mm इतना वायर चाहिए। बस इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, 2πr गोल गोल हो गया और 5 डायमीटर है, बस सीधा उन्हें जोड़ दिया। तो ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब पूछा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये जो ब्रूच है उसका 10 सेक्टर बन चुके, हम बात कर चुके हैं, उन 10 में से हर एक सेक्टर का एरिया हमें बताना। हमें पता है सेक्टर का एरिया कभी भी बताना हो, दो चीजों की जरूरत होती है, एक थीटा और एक रेडियस। तो रेडियस क्वेश्चन में दी थीटा की बात हो रहा है, तो देखो थीटा भी कोई मुश्किल नहीं है, पूरा गोल गोल एंगल कितना होता है, पूरा गोल होता है 360 डिग्री, और वो पूरा जो गोल है वो 10 हिस्सों में बट चुका है, ये देखो लिखा है 10 इक्वल सेक्टर, तो देखो 360 डिग्री पूरा एंगल है, 10 हिस्सों में बांटना, बराबर बराबर 10 से कर दो डिवाइड, तो हर एक 36 डिग्री आ जाएगा। ऐसे एक सेक्टर 36, दूसरा 36, 36, 36, 36, 10 बार मिला तो 360 बन गया। हमें सारे का नहीं बताना, एक सेक्टर, ईच सेक्टर यानी एक सेक्टर का एरिया और बताना है। तो सेकंड पार्ट भी हम इसका कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। पहले हम लिखें एंगल ऑफ ईच सेक्टर, लिख दो पहले, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, जो हर एक सेक्टर का एंगल बन रहा है पहले उसकी बात कर लें, वो कितना हुआ 360 डिग्री अपॉन 10 यानी 36 डिग्री। पहले ये थीटा की बात हो गई, बस ये थीटा जो एक बार निकल गया फिर तो अपन अपना सेक्टर निकाल ही सकते हैं। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, जो हर एक सेक्टर होने वाला है उसका क्या एरिया होगा, तो उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने डिग्री आ गया 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस देखो 35/2 है, तो इसकी रख दें वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2। अब देखो 36 से ये होगा 10 बार में कैंसिल, अब 5 से कर दें, 5 2 या 10, 5 7 या 35, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में हो गया, इधर का काम सब खत्म, इधर केवल 11 बचा, 35 बचा, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लिख दें 35 बन जाए 35 अब 38 हो गया, 3 कैरी जुड़ गया, अपॉन में 2 2 जा 4, तो 385/4 डिवाइड करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, तो मिलीमीटर स्क्वायर यही होगा अपने ईच सेक्टर का आंसर। ईच सेक्टर का एरिया बताना तो कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखी, मुझे नहीं लगता आपको कुछ इसमें कठिन लग रहा होगा, सीधी हमने वैल्यू रखी है बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं जो कि इक्वल स्पेस पर है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। रिब यानी होती ताने, ताने कहते हैं अपन, जो साइकिल में, साइकिल के पहिए में ताने होती, ताने कहते हैं हमारे यहाँ। तो ताने जो होती हैं ना ये, तो ये अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली, इस पे ध्यान देना, इक्वली स्पेस्ड है, मतलब दोनों हर एक रिब के बीच में इक्वल वो है, तो मतलब ये जो बीच में थीटा है हर जगह सेम होगा,
इसका मतलब यही तो है इक्वली स्पेस्ड। 8 रिब्स हैं, देखो 8 रिब्स का मतलब है 8 वो है, 8 तान है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इस पूरे को एक नहीं समझना, इस पूरे को एक नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना एक ये हो गई 2, ऐसा नहीं, नहीं डायमीटर पिछले वो ब्रूच जैसा काम नहीं, एक ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 रिब्स उसमें बनी है एक अम्ब्रेला में। अब उसमें जब 8 रिब्स हैं तो एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, ऐसा मान के चलना अम्ब्रेला वो खुल गया, खुल जाता ना कभी आंधी में लेके जाओ, बहुत तेज आंधी चले तो ऐसा हो जाता है, एकदम फैल जाता, तो वो वैसे ही मान के चलना कि फैल गया, ऐसा हो गया। तो एक फ्लैट सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। तो देखो चाहो तो अपन बना सकते हैं, ये अपना जैसे सर्कल है वो अम्ब्रेला है, और ये इसका ये सेंटर हो गया, इससे ये एक ऐसे में हो गया, एक ऐसे में और 2 ऐसे में, तो ये 1 2 3 4, देखो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वली स्पेस्ड ये 8 रिब्स हो गई, ठीक है। रेडियस जो इसकी दी है वो 45 सेंटीमीटर दी है। एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया हमें पता है सेक्टर है, ये बताना है, तो सीधा सा एक हमें वो सेक्टर बताना है, और हर एक सेक्टर इक्वल होगा क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। अब क्या करना है, बस रेडियस पता ही, थीटा की व्यवस्था और करनी है, तो थीटा की व्यवस्था जैसे अभी करी थी, 360 को 10 से डिवाइड किया था, अब देखो अपना पूरा गोल गोल एंगल 360, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बट गया, तो अपन लिखेंगे एंगल फॉर ईच सेक्टर, एंगल फॉर ईच सेक्टर। पहले तो जो हर एक सेक्टर है उसके एंगल की बात करें तो क्या होगा, 360 पूरा होता है उसे 8 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, तो 8 से कर दो डिवाइड, 8 4 जा और 8 5 जा, तो 45 डिग्री ये अपना थीटा आ गया। थीटा आ गया तो बस हम निकालने में अब कोई समस्या नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा, वो सेक्टर का एरिया होगा, क्या होगा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। पाई की कोई वैल्यू ऐसी दी नहीं है तो हम 22/7 ही रखेंगे। थीटा की वैल्यू तो हमने अभी निकाली 45 आया अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 45 दी है तो 45 इंटू 45 से देखो 8 बार में जाएगा क्योंकि अभी हम ही ने तो 8 से डिवाइड करके 45 निकाला, तो अब 45 से डिवाइड करके 8 आ जाएगा। अब 4 से नहीं 2 से कर दो, 2 4 जा और 2 1 जा 2 1 जा, देखो 4 और 7 से ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हमें ऐसे ही फॉर्म में आंसर बताना पड़ेगा। 45 और 45 का मल्टीप्लाई होता है 20 25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 7 4 जा 28, 11 का और कर दो, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और 5 हो गया 27, 11 2 जा 22 तो हो गया 22,275 अपॉन 28। अब कैंसिल हो नहीं रहा, ऐसे ही फॉर्म में आंसर बताते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया होगा पीछे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो बस क्या किया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें हमने बस वैल्यू रख दी और कुछ भी अलग से नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा। ये वो क्वेश्चन है जो पढ़ते ही साथ एक बार में तो लगेंगे कि पता नहीं कहाँ से अम्ब्रेला और क्या कुछ है, एक बार पढ़ के आप बस दिमाग लगा लें कि अच्छा ये उस चैप्टर का है सेक्टर वाले, फिर आपको इसमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अ कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के हिस्से को वो नहीं घेरते हैं, एक दूसरे की टकराएंगे फिर तो अगर ओवरलैप करेगी। कार के वाइपर तो जानते हैं ऐसे ऐसे जो कार की सफाई करते, जो पानी सा आता उसको पोंछते रहते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, तो 115 डिग्री एंगल तक का स्वीप करता है जिसकी लेंथ ये है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एच ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ब्लेड्स लिखा है, देखो 2 ब्लेड हैं, 2 वाइपर है ना, तो दोनों की ईच स्वीप हर एक की, और ओवरलैप करते नहीं, ओवरलैप करते तो क्या होता, देखो ओवरलैप से ये हो जाता कि एक ब्लेड ने जितना एरिया साफ कर दिया और दूसरा पता चले कुछ ओवरलैप कर रहा तो दूसरा ब्लेड भी उसी में शामिल हो गया, तो ओवरलैप कर नहीं रहा, इसका मतलब एक ब्लेड ने जितना एरिया साफ कर दिया, मान लो इतना कर दिया, तो दूसरा अलग कर रहा है,
उतना ही एरिया मतलब दूसरा अलग कर रहा है, लेकिन दोनों का ओवरलैप नहीं कर रहा है। और ये हो क्या रहा है, ज्यादातर कई लोगों को तो यही समझ नहीं आया, ब्लेड ब्लेड ये क्या है, मतलब ये सर्कल सेक्टर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। ऐसा समझो, जब हम उससे बनाते हैं कंपास का नुकीला हिस्सा रख के सर्कल बनाते, तो एक कंपास का जो नुकीला हिस्सा रखते हैं, क्या हो रहा है ये, कंपास का जो नुकीला हिस्सा जो रखते हैं ना सेंटर, उसको कहते हैं, फिर उससे अपन आर्क लगाते हैं। तो वैसा ही तो हो रहा है, जो ब्लेड है ना कार का, उसका एक हिस्सा जहां से वो घूमता है, देखो ऐसे समझ लो कि ये ऐसे है, और ऐसे ऐसे वो घूमता है, ऐसे ऐसे, वाह इरेजर काम करने, तो ये जैसे ऐसे ऐसा रखा है, और ऐसे ऐसे वो घूमता है, ब्लेड सफाई करता है ऐसे ऐसे। तो ये एक तरीके से ऐसा मान के चलो, ये सेंटर है, ये आर्क ही सा तो लग रहा है, देखो आर्क लग रहा है, वो आर्क लग रहा है, तो बीच के हिस्से की जिसकी वो सफाई हो रही है, वो क्या सेक्टर ही तो है। शुरुआत में जब अभी हमने बात की थी घड़ी वाले क्वेश्चन में, तो अपन ने क्या कहा था, मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है, स्वेप्ट का मतलब पोंछा लगाना होता है, तो वो मिनट हैंड पोंछा थोड़ी लगा रहा है, लेकिन उस हिस्से को कवर कर रहा पूरा, तो उसे स्वेप ही तो कहते। तो ये पूरा सेक्टर ही तो बन रहा है, ये बात समझ आ रही कि नहीं। जो दो वाइपर के ब्लेड हैं वो एक तरीके से सर्कल का ऐसा पूरा आर्क सा लगा रहे हैं, तो एक वो लग रहा है, तो ये सेक्टर ही तो बन रहा। अब जो ब्लेड है उसकी लेंथ दी है, तो वो क्या काम कर रही है, वो रेडियस का काम कर रही। भाई बात जरूरी थोड़ी है कि जब कोई सेक्टर की तुमसे कहेगा तो तुम हर बार अपने पूरे सर्कल को ढूंढोगे, फिर उसी में सेक्टर की बात करोगे कि ये सेक्टर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अकेले बात ही सेक्टर की करे, पूरे सर्कल की बात ही ना करे, तो क्या सेक्टर नहीं होगा, तो भी हो जाएगा। तो इसमें जो है ना, कार का वाइपर इतना घूमता है, जितना भी वो घूमता है, पूरे गोल गोल थोड़ी घूम जाएगा, ऐसे थोड़ी गाड़ी जाएगी। तो ये इतना ऐसा घूम रहा है, तो ये थीटा वीटा हो जाएगा। ये जो जिस एरिया में घूम रहा है पूरा बता रहा कि 115 डिग्री तक सफाई करेगा, तो थीटा आ गया 115, और जो अपनी लेंथ है ब्लेड की वो 25 सेंटीमीटर है, तो वो अपनी रेडियस हो गई। तो अब तो भैया समझ आ गया होगा, फिगर विगर कोई बनाने की जरूरत है नहीं इसमें, हम सीधा निकालते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया क्लीन्ड, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एक बार जो पोंछा सा लगेगा उसमें कितना एरिया क्लीन होगा, बाय वन ब्लेड। दो ब्लेड हैं, हम एक ब्लेड की अभी बात कर लेते हैं। एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप बाय वन ब्लेड, एक ब्लेड एक बार में, एक बार वो पोंछा सा लगाएगा तो कितना वो क्लीन करेगा, वो होगा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यानी कितना, 115 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है कि इतने एंगल पे कर रहा है, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हम 22/7 रखेंगे। रेडियस कितनी दी है, 25 सेंटी, ये समझ में आ रहा है ना, ये रेडियस का काम करेगा जितनी उसकी लेंथ है ब्लेड की जो वो पहुंच रहा है, तो 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं जितना हो जाए। 5 से ये कैंसिल हो रहा है, हाँ 5 से कैंसिल करें, 5 2 या 10 और 5 3 या 15, ये 23 बार हो गया। ये 5 से काटे, 5 7 35, एक बचा, 5 2 10, तो 72 आ गया। अब देखो इसको कितने से कर दें, 2 से और कर दो तो ये 36 आ जाएगा, और ये 2 से होगा तो 11 आ जाएगा। 36 से कुछ हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है, और 11 और 23 ये भी नहीं हो रहा है, 7 से भी कुछ नहीं हो रहा, तो यही आएगा बस। तो 23 का कर दें पहले, 25 23 का कर दो, ये 11 से 25 हो गया 625, ठीक है, और 23 का 11 से 11 3 या 33, 22 23 24 25, अपॉन में 36 का कर दो 7 से, तो 36 का 7 से कर दो, और फिर इसका इससे कर दो। थोड़ी समय की बचत करें, फिर से अपन कैलकुलेटर का उपयोग करें। 625 का 253 से मल्टीप्लाई, 6 2 5 मल्टीप्लाई 253 क्या आएगा, 158125, अपॉन में 36 का 7 से करना है, 36 का 7 से करना है, तो कितना आएगा 252, तो अपॉन में है 252। इसका देखो पॉइंट में तो नहीं निकालना, ऐसे ही कर देना, बस ऐसे ही आंसर दिए इस चैप्टर के। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो अभी क्या आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ब्लेड जो है ना, एक बार के स्वीप में इतना एरिया साफ कर देगा।
अब हमें टोटल एरिया क्लीन बताना एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, दोनों ब्लेड्स, यानी दो वाइपर हैं तो दोनों के अलग अलग ब्लेड होंगे, तो दोनों का। तो अब हम क्या क्या और लिख देंगे, बस एक चीज और लिखनी है। अब ये क्या आया, एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ वन ब्लेड। अब बस यही लाइन जो लिखी ना, एरिया क्लीन्ड बाय टू ब्लेड्स। अब दोनों ब्लेड कितना साफ करेंगे, तो बस इसका जो आया डबल हो जाएगा इसका, 158,125 अपॉन 252, ये जो आया ना इसको बस 2 गुना कर दो, 2 ब्लेड हैं तो ऐसे इतना ही डबल कर देंगे, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है एक बार में दोनों ब्लेड मिलकर साफ कर देंगे। तो ये हमसे पूछा था कि दोनों ब्लेड एक बार में कितना एरिया साफ कर देंगे। देखो सही है ना, ठीक है। तो ये इतना काम हमें करना था। तो कुछ इसमें कठिन लगा, लैंग्वेज थोड़ी हो सकता है लगी हो, तो इस चीज की तो थोड़ी आदत डालो कि अभी तक आदत क्या डली है, पूरा सर्कल सा जब नहीं दिखेगा तब तक हम उसको सेक्टर नहीं मानेंगे। अरे भैया जब इतना इतना भी घूम रहा है तो भी है तो सेक्टर ही वो, भले उस पूरे सर्कल की बात नहीं हो पा रही। आगे और भी एक आध क्वेश्चन ऐसा ही है शायद, देखो अगला क्वेश्चन। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, पानी के अंदर अंडर वाटर रॉक्स होती हैं, तो शिप्स यानी बड़े बड़े जहाजों को चेतावनी देना है। अंडर वाटर रॉक्स होती हैं, देखो बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती हैं जहाज में, ऊपर से तो ऐसी छोटी सी दिखती है कि हाँ छोटा सी है, लेकिन अंदर पता नहीं कितनी गहरी है। वो टाइटैनिक मूवी देखी हो अगर किसी ने, मैंने तो पूरी नहीं देखी लेकिन उसका पता है। टाइटैनिक में ये ऐसा कुछ था कि पूरा वो टाइटैनिक जहाज ऐसी, उसने सोचा कि छोटी सी चट्टान होगी। तो अंडर वाटर रॉक्स जो होती हैं उससे वार्न करने के लिए शिप्स को लाइट हाउस बने होते हैं। लाइट हाउस ये लाइट स्प्रेड कर करके दिखाते हैं कि खतरा है यहाँ तक, मतलब इस पे अंडर वाटर रॉक से बड़ी तो ऐसे वहाँ से ना जाए। तो लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80। अभी खुद लिख के ही दे रहा ना इसमें तो कि सेक्टर मतलब ऐसे में रेड, जो कहीं एक जगह है जहाँ से लाइट निकल रही होगी तो ऐसे ऐसे करके पूरे में जा रही होगी, तो सेक्टर कितने 80 डिग्री तक ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 किलोमीटर तक ऐसी जा रही है, क्या है जहां से जा रही है, रेडियस होगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक 16.5 किलोमीटर ऐसे ऐसे में जा रही, तो 80 डिग्री ये सेक्टर का एंगल हो गया और ये रेडियस हो गई। तो हमें रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमसे पूछा है कि कितने एरिया तक शिप को वार्न किया जाता है, शिप को वार्निंग दी जाती है कि यहाँ तो ये वो पूरा एरिया बताना है। अभी हमें सीधे में डिस्टेंस पता है, वो अपनी रेडियस का काम कर रही, और हमें एंगल पता है, तो कितने एंगल तक वो वार्निंग होगी तो पूरे में लाइट फैलेगी। तो सेक्टर का पूरे का एरिया बताना है कि वो एरिया कितना है जहां तक जहाजों को वार्निंग दी जाती है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखो कुछ, रिक्वायर्ड एरिया कि कितना एरिया वो चाहिए, रिक्वायर्ड जिसकी वो बात कर रहा है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा अपना कितना है तो क्वेश्चन में दिया 80 डिग्री है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, और रेडियस अपनी कितनी है 16.5 किलोमीटर है, तो 16.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 से 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, देखो 5.5 आ गया। 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 5.5 आ जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई करना रह गया 2 का, 3.14 का, 5.5 का और 5.5 का। तो इनका मल्टीप्लाई अब डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं इसमें कैलकुलेटर से करके। मैंने अभी कहा ही था तुमसे कि मेरी नकल नहीं करना भैया, मैं तो टीचर हूँ, मेरा चल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 और मल्टीप्लाई 5.5, 3 ये सब हो गया ना, तो कितना आया 189.97
सेंटीमीटर, ओ भैया कह मत दियो, सेंटीमीटर तो गलती से, जहाज क्या कोई छोटी मोटी चीज़ है, कागज के जहाज थोड़ी है सेंटीमीटर स्क्वायर, काय में थी यूनिट, किलोमीटर थी, तो किलोमीटर स्क्वायर इतने एरिया तक 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ इतने एरिया तक शिप को वार्न किया जाता है। तो ये समझ आ गया होगा, बस सीधे फॉर्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अलावा। 13 क्वेश्चन देख ले। देखो जब से सेक्टर ही सेक्टर की बात चल रही है देख रहे होगे, सेक्टर ही सेक्टर की बात चल रही, तो सेगमेंट वेगमेंट का आया नहीं, तो ये आ गया एक सेगमेंट का। देखते हैं राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल यानी गोल टेबल होती है ना, उसका कवर है, उसमें है 6 इक्वल डिजाइन, उसमें 6 इक्वल डिजाइन बने जो कि फिगर में दिख रहे हैं। डिजाइन कौन से, ये सब डिजाइन नहीं है, बीच में ये है डिजाइन, ये दिख रहा है, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ऐसे 6 डिजाइन ये दिख ही रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजाइन जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, उनकी वो बात कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो कवर है ना इसकी रेडियस, ये यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की ये जो रेडियस है ये दी है 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर, ये रुपीज है, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट लगेगा डिजाइंस को बना, डिजाइंस यानी 6 के 6 डिजाइन बनवाने में, एक डिजाइन नहीं, 6 के 6 डिजाइन बनवाने में कितना खर्चा आएगा। पाई की √3 की वैल्यू हमें दी है, पाई की तो हम 22.7 ही करेंगे। तो देखो डिजाइन, एक डिजाइन के पीछे पड़ जाओ, मान लो इस तरफ की ये डिजाइन के पीछे पड़ गई, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ ए, और ये नीचे पी पॉइंट मान लो, तो ए पी बी डिजाइन जो दिखला है ना, मैंने थोड़े लाल कलर से ये दिखा दिया इसके, और ये ए पी बी डिजाइन जो है ये क्या है, यही तो सेगमेंट है। सेगमेंट भूल तो नहीं गए, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर में से ट्रायंगल। और एक चीज की बहुत कमी खल रही होगी, किसकी, थीटा नहीं पता ना भैया कि थीटा कितने, थीटा की व्यवस्था अभी होगी। लिखा क्या है, 6 इक्वल डिजाइन, इक्वल वर्ड पे फोकस करना, इक्वल यानी एक जैसे डिजाइन। तो जब 6 के 6 डिजाइन अलग अलग दिशाओं से जो आ रहे होंगे तो बीच में एंगल तो एक जैसे ही बनाएंगे ना, तो हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड यानी बनाना, मेड भी कह सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट बाय ईच डिजाइन एट द सेंटर, सेंटर पे जो हर एक डिजाइन है, जो अपना जो डिजाइन दिख रहा है यानी जो सेगमेंट है, वो कितना एंगल बना रहा होगा, तो 360 को 6 हिस्सों में बांट लिया होगा भाइयों ने, 6 के 6 डिजाइन है ना, तो 360 जो पूरा गोल होता है उसके 6 हिस्से हो गए होंगे, तो 6 6 जा 36, तो यानी अपना जो थीटा है वो 60 डिग्री आ गया। और जैसे ही सेगमेंट वाले क्वेश्चन में थीटा 60 आया तो ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, √3/4a²। तो अपना बढ़िया सरल क्वेश्चन हो गया ये, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, जो हर एक सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा, तो सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr², और ट्रायंगल हमें पता है 60 डिग्री, इसलिए 60 60 60 तीनों हो जाएंगे और बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया होता है √3/4a² यानी साइड स्क्वायर। थीटा अपना आ गया 60 या 360, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, रेडियस हमें दी है 28, तो 28 × 28 माइनस √3 की वैल्यू भी रख दो, कितनी दी है 1.7/4, और a², a यानी अपनी साइड, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी तो 28 ही है ना, तो 28 28 × 28, ये भी 28 28 का काम हो गया। तो 7 4 जा, ये 60 से ये 6 बार में कट गया, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अब 3 से कुछ नहीं कट रहा, यहाँ देखो 4 7 जा। तो अब देखते हैं व्यवस्थाएं क्या कैसी हैं। तो यहाँ देखो 22 का इससे पहले 28 का इससे कर दो, 56 आ गया, मल्टीप्लाई में 22 है, अपॉन में 3 है, माइनस में देखो 1.7 का हमें करना है 28 से, तो 1.7 का पहले 7 का 28 से कर लो, 7 8 56, 5 कैरी, 7 दूनी 14 और 5 हो गया 19, 196। ठीक, अब ये इसके कर लो मल्टीप्लाई, 22 6 जा नहीं पता मुझे,
इसका मल्टी 2 6 जा 12, सॉरी 11, और ये भी 112 आ जाएगा। नहीं, हाँ 2 6 12, 2 11, ये भी 112 आ जाएगा। 2 2 और 1 3, 1 और 1 2, 12 32, 1 2 3 2 अपॉन 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 196। देखो यार मैं बताऊं, मेरी कैलकुलेशन है थोड़ी स्लो, वैसे नहीं है, लेकिन जब सामने लोग देख रहे हो तो बहुत स्लो है, मैं नहीं कर पाता। वीडियो के सामने तो और बिल्कुल नहीं। तो 1.7 इंटू 196, जब जैसे कोई मुझसे पूछता है ना सामने बैठ के, जैसे कोई कई बार हिसाब लगवाते तो हिसाब लगाने कहते देखो 17 और 19 इतने हो गए, तो कितने हो गए, तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाता। सामने कोई पूछे, वैसे अकेले में हिसाब भले ही लगाते रहते, लेकिन जब लोग सामने करवाएं ये इतने बाई इतने का ये हो गया तो क्या हो गया, तो वो अटकते हैं उसमें। अगर कोई तो सामने कितने लोग तुम देख रहे हो भैया वीडियो वाले, तो थोड़े इस चीज़ को भूल को क्षमा करें। ये क्या हो गया, 1.7 इंटू 196 किया तो क्या आया 333.2, ठीक है। अब इसके अपॉन में लिख लो 1, तो ये क्या गया, पूरे का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1232 माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कितने से हो गया 3 से, रुक जाओ पहले ये इक्वल कर दें। अब इसका मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ जाएगा 999। देखो बताओ मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ, जी सीधा 3 दूनी 6, 3 दिया 9 9 9 सीधा हो जाता, उसके लिए भी मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना 1232, तो ये हो गया 232 माइनस, ये नहीं समझना कि माइनस में कैसे आ गया, वो तो मैंने उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया इसलिए हो गया 232.4 अपॉन 3। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया ईच सेक्टर, अभी बात समझना, ये क्या है ईच सेक्टर, ईच सेगमेंट का हर एक सेगमेंट का एरिया आ गया ना। डिजाइन जो अपना एक डिजाइन है एपीवी का, उसके एक डिजाइन का आ गया, सेक्टर में से ट्रायंगल अपन ने माइनस करके निकाल लिया। कैलकुलेशन करने के हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं समझना कि मैं कैलकुलेटर से कर रहा तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, हो जाती, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये ईच डिजाइन हो गया। ऐसे ही अब निकालना है एरिया ऑफ 6 डिजाइन, पूरे 6 डिजाइन है ना, तो 6 के 6 डिजाइन का अगर पूरे का एरिया निकालना है तो जो अभी कितना आया 232.4 अपॉन 3, 232.4 अपॉन 3, इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 डिजाइन आ जाएंगे। 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा क्या था, 6 के 6 डिजाइन थोड़ी पूछे थे, क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था देखो एक बार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रेट की बात और करनी है अभी जी। 6 के 6 जो डिजाइन है वो इस रेट पर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट पर कितने के पड़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ दीज डिजाइंस, ये जो डिजाइंस हैं इनकी अगर बात करें कॉस्ट की, तो देखो एक डिजाइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया 0.35, तो इनका कॉस्ट कैसे निकलेगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.35 से। तो 464.8 का 0.35 से मल्टीप्लाई और करना, तो बस रुपए पैसे की बात आने ही वाली है। तो 464.8 इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 0.35 से, तो 0.35 से करोगे तो 162.68, इतने रुपए में बात बन गई। इतने 162.68 रुपए लग जाएंगे, इतना खर्चा आ जाएगा। समझ आ गया क्या किया हमने बस क्या किया है, जो सेगमेंट निकाला है, कैसे निकाला वो तो पता ही है, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके तो एक सेगमेंट आ गया, उसका फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 के 6 डिजाइन का एरिया आ गया, और फिर कॉस्ट की बात करनी तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया अपना पूरा डिजाइन बनाने का कॉस्ट। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। लास्ट चीज की बात और कर लेते हैं, प्यारा सा एमसीक्यू है, बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, मुझे बड़ा पसंद आता है ये एमसीक्यू, क्योंकि एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा तो सब जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल कितना थीटा की वैल्यू पी है,
थीटा की वैल्यू पी है, डिग्री में समझ लो सर्कल की, विद रेडियस आर दी है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो देखते ही साथ थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह पी है देखो, तो पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो जो देखेगा तो सीधा इनमें से ये लगा देगा, देखो सी ऑप्शन चाहे कोई देख के लगाएगा, क्योंकि थीटा अपॉन 360 होता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 720 है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया एक बार देख तो लो ध्यान से, है क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, पूछा तो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो कि होता है थीटा अपॉन 360, यानी थीटा तो यहाँ पी है, तो पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये ना तो देखो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, ना दूसरे में दिख रहा है, ना तीसरे में, ना चौथे में, तो अब क्या करें, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इसे ढूंढना है ना, तो नहीं दिख रहा तो थोड़ा ऑप्शन से जिद कर लो। एक बात तो पक्की है कि रेडियस का स्क्वायर है, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रेडियस का स्क्वायर ही नहीं दे रहा, ना ये दे रहा, तो ए और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एरिया की बात है तो पाई आर स्क्वायर तो चाहिए, तो या तो ये होगा या ये होगा। इसमें अब कुछ सॉल्व करने की गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो 2 से काट दें, 2 बन जाए 2, और ये कटेगा 2 से तो 360, तो ये तो बिल्कुल वही हो गया, P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर दिखने लगा तो छुप के बैठा था अपना जो एरिया है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। एनसीईआरटी में ये लास्ट एमसीक्यू इस एक्सरसाइज का दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अपना एनसीईआरटी ये कंप्लीट हो चुकी है, तो ये अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर है उसकी हमने प्रैक्टिस करी है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए जो पहले आए हैं, जो बहुत इसमें सेगमेंट सेक्टर के अलावा भी कुछ बेसिक्स हैं जो पिछली क्लासों में हमने पढ़े हैं, पेरीमीटर के, सरकमफेरेंस के, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पहले आते हैं, जो कि पहले एनसीईआरटी में कुछ दिए थे, ज़्यादा उसमें भी नहीं दिए थे, वो अब हटा दिए, डिलीटेड कर दिए। एनसीईआरटी कुछ चीज़ें भले ही डिलीट करती है, लेकिन सीबीएसई देती है, मत भूलना। तो बिल्कुल एनसीईआरटी की केवल फेर में मत रहना, वो क्वेश्चन भी अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर एक बार निपट जाए उसके बाद। तो आप इसी तरह अच्छी तरह मेहनत करते रहिए, कोई भी चैप्टर आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, आप इसी तल्लीनता से अगर देखते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे सारे चैप्टर हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर मिलते हैं आगे अच्छे किसी और चैप्टर के साथ ऐसी किसी वीडियोज़ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।